अभी सही है? अभी सही है? आवाज आ रही? आवाज। हेलो। आवाज आई तो फटाफट अंगूठा दिखाओ। एक एक थोड़ी पूछेंगे, फटाफट अंगूठा दिखाओ जल्दी से। हाँ, कह रहे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। फूफा मत बोलो, फटाफट अंगूठा दिखाओ। कह रहे हमसे किसी ने मिठाई के लिए पूछा ही नहीं। हम फूफा बने बैठे हैं वहां कि जब पूछो तभी बताएंगे। चलो स्टार्ट। स्लाइड अभी लगाई नहीं तो स्लाइड कहां से दिखे? कह रहा नो स्लाइड। स्लाइड लगाएंगे तब तो मिलेगी ना स्लाइड। ये तो दिख रहा है ना, अपनी आंखों से देखो, पर्सनल आंखों से ऐसे करके। ये दिख रहा है, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 5 लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। लोल हो जाता है सुबह सुबह, कहने मेरा लोल हो जाता है, फिर मैं रॉफेल हो जाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चलिए, तो आज ये दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है? हेलो। कुछ नहीं दिख रहा? जल्दी बताओ, टाइम मत वेस्ट करो भाई। सब सही चल रहा है अगर तो फटाफट लिखिए। अच्छा, कह रहा ब्लैक दिख रहा है। अबे तो ब्लैक ही दिखेगा ना, जब ब्लैक पे कुछ लिखेंगे नहीं तो ब्लैक ही दिखेगा ना, व्हाइट कैसे दिख जाएगा? चलो रहने दो, मत देखो फिर, अगर नहीं दिख रहा तो मत देखो। हाँ चलो ठीक, चैट बंद हो रही, फटाफट काम शुरू। तुम महसूस करो, जिसको नहीं दिख रहा महसूस करो। महसूस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जीवन में। देखिए, तो आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला। लेक्चर नंबर 1 खाली 1 घंटे का हुआ था मेरे ख्याल से, ज्यादा ज्यादा या 50 मिनट ऐसे कुछ हुआ, थोड़ा ही हो पाया था, मतलब है ना। तो मतलब एक फुल फ्लेश तरीके से माने तो आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब इसको थर्मो का लेक्चर नंबर 2 लिख लें यहाँ पे। थर्मो डी लेक्चर 2 स्टार्ट। स्लाइड नंबर 1। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया था ओपन सिस्टम वगैरह सब कर लिया था, क्लोज सिस्टम कर लिया था, आइसोलेटेड कर लिया था। यहां तक हो गया था मामला? अंगूठा दिखाइए फटाफट अगर यहां तक क्लियर है तो। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, यहां तक हो गया ना? सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इस एग्जांपल मैंने बताई दी थी आपको, है ना? ठीक है, चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें दो फंक्शंस हैं। एक को बोलते हैं स्टेट फंक्शन, एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, आप दोनों पे चर्चा करें, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो पहले दोनों के बगल में एक लाइन लिख लेते हैं। स्टेट फंक्शन के बगल में लिखिए आप पाथ इंडिपेंडेंट, और पाथ फंक्शन के बगल में लिखिए पाथ डिपेंडेंट। तो इससे काफी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन काफी कुछ नहीं भी क्लियर होती है। उनको करने के लिए क्लियर नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। स्लाइड नंबर 2। तो स्टेट फंक्शन में आपने लिखा कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट है ना। तो जो रास्तों पे डिपेंड नहीं करते वो स्टेट फंक्शन है, जो रास्तों पे डिपेंड करते हैं वो पाथ फंक्शन है। थोड़ा क्लियरेंस बढ़ता है, लेकिन पूरा नहीं आता इससे। पूरा क्लियर करने के लिए फिर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। आप समाचार विस्तार से, क्रैश कोर्स में इतना ही होता है। कहीं कुछ लोग ऐसे पढ़ा के निकल जाते हैं, ठीक है स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ फंक्शन नहीं खत्म। आइए जल्दी कोर्स खत्म कर लेते हैं। दो एग्जाम्पल सुन लिया, बस खत्म हो गया। जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा, है ना। मेरे दोस्त, मई तो हर साल में आती है। आप समझिए, मई ऐसा थोड़ी कि आपकी जिंदगी के आखिरी में ही एग्जाम होगा या जून जुलाई अगस्त एग्जाम होगा, हर साल आती है। तो अगर आपने ढंग से काम नहीं किया है तो फिर लौट के आएगी आपकी जिंदगी में। एक बार कर लीजिए, दोबारा करने की आवश्यकता ना पड़े ऐसा। तो स्टेट फंक्शन पे अब थोड़ा अंदर चल रहे हैं हम लोग, है ना। अब मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन जो मैं लिखता जा रहा हूँ
बहुत ध्यान से उसको बारीकी से पढ़िए, क्योंकि थर्मो बहुत उलझा हुआ टॉपिक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 11th के सबसे उलझे 2 टॉपिक है, थर्मो और आयनिक। एक आप कर चुके हैं, दूसरा आप करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शंस आर, तो पूरा कंसंट्रेशन बना के पढ़िए। स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर, अच्छा इसको उलझा टॉपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए बाकी तो क्या है कि थोड़ा बहुत मास्टर लोग पढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत कहते हैं ठीक है हम भी पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ा पाते हैं ढंग से। मतलब ये उनको भी अंदर से पता है कि उनको नहीं आता है, समझ रहे हैं? यकीन मानिए, मतलब उनको भी पता है, कई लोग पता है, कई लोग बोल देते हैं मतलब कि भाई साहब वहां नहीं है, लेकिन कहते हैं पढ़ाना है तो आए हैं तो ठीक है, मार्केट में है तो फिर पढ़ाएंगे, ऐसे चल रहा है, डिपेंडेंट ऑनली। तो मैं इसके धागे खोल डालूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा नहीं, मैं इसके धागे खोल डालूंगा आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ध्यान से एक एक लाइन को। स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्टेट, only on the state, but not on the path। यहां पे देखिए टेक्निकल एक लाइन ऐड कर रहा हूं मैं बट नॉट ऑन द पाथ बाय विच दैट स्टेट हैज बीन अचीव्ड, दैट स्टेट हैज बीन अचीव्ड। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्टेट, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता, नॉट ऑन द पाथ, कि किस रास्ते से आपने वो स्टेट अचीव करी है, किस रास्ते से आपने वो स्टेट अचीव करी है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ऐसे फंक्शंस कौन से हो सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट पे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये स्टेट नंबर 1 है। स्टेट का मतलब होता है जैसे आप कोई भी एक वेसल लेते हैं, तो वेसल में आपने कोई गैस भर दी, आइडियल गैस, तो उसकी कोई स्टेट होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्टेट है उसकी। तो एक स्टेट पे आप खड़े हैं, उससे दूसरी स्टेट पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप इनिशियल स्टेट यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपकी इनिशियल स्टेट है और ये आपकी फाइनल स्टेट है, यहां आपको जाना है। तो बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, है ना। रास्ता नंबर 1 कहता है कि सीधे चले जाओ भैया, डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ो, निकल लो सीधे एकदम। दूसरा है कि थोड़ा घूम करके लैंड करो, ऐसे। एक कहता है थोड़ा सा ऐसे करके फिर चले जाओ। बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में। तो आपसे सवाल पूछा ये जाएगा कि अगर मैं अलग अलग रास्तों से जाता हूं, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जो जवाब आएंगे, कुछ वेरिएबल्स के, थर्मोडायनेमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं, उनके जवाबों में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आपके पास 3 रास्ते हैं मान लीजिए। एक है रास्ता नंबर 1, जिसे आपने ये बोला, एक ये नीला वाला रास्ता जिसे आपने बोला रास्ता नंबर 2, और एक आपके पास मान लीजिए रास्ता नंबर 3 भी है। ये आपके पास 3 रास्ते हैं और आप इनिशियल स्टेट से उसी फाइनल स्टेट पे 3 रास्तों से, अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनिए। उसी इनिशियल स्टेट से उसी फाइनल स्टेट पे 3 अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। तो जिन फंक्शंस के आंसर्स को इन रास्तों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाएंगे स्टेट फंक्शन में। ठीक है, जिन ऐसे फंक्शंस होंगे कुछ जिनको इन रास्तों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके आंसर इनिशियल स्टेट पे वही रहेंगे और फाइनल स्टेट पे भी वही रहेंगे, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाइए, 1 से 2 से 3 से। ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो उसे आप बोलेंगे स्टेट फंक्शन, बराबर। अब ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसा जो पहला फंक्शन आपको नजर आना चाहिए सबसे आसानी से, वो है टेम्परेचर। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक टेम्परेचर देखें और उसकी वैल्यू मान लीजिए T1 है ना, सपोज उसकी वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मान लीजिए उसकी वैल्यू है कुछ 20 डिग्री सेल्सियस। फिर आप T2 पे चले गए, T2 या फाइनल स्टेट पे गए, तो फाइनल स्टेट पे आपको मिला आंसर T2, पहले T1 था, T2 हो गया, और T2 का आंसर मान लीजिए आपको मिला 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप घूम घूम के जाइए, एक बार इस स्टेट से इस स्टेट पे डायरेक्ट चले जाइए, ऐसे डायरेक्ट चले जाएंगे तो क्या आपको ये T2 कुछ अलग मिलने वाला है यहाँ। अच्छा, एक बार आप ऐसे घूम के जाइए, तो अगर घूम के जाएंगे तो क्या यहाँ पे T2 आपको कुछ 40 डिग्री की जगह 45 डिग्री मिलेगा, नहीं 40 ही मिलेगा। एक बार आप ऐसे चले जाइए, तो यहाँ पे जो T2 मिलेगा क्या आपको 50 डिग्री मिलेगा, नहीं। तो जो फाइनल स्टेट आपने अचीव करी अगर वो सेम है, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा T2 का वो भी सेम मिलेगा। चाहे आप ऐसे घूम के जाइए ग्राफ में, चाहे ऐसे जाइए, चाहे ऐसे जाइए, किसी भी ग्राफ से जाइए। जब आप ग्राफ बनाएंगे ना,
ये सब एक तरीके से क्या है, ग्राफ है। आप किसी भी ग्राफ से जाइए, आपको फाइनल आंसर जो है T2 का, अगर आप यहीं पहुंचे हैं तो फाइनल आंसर आपको सेम मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। पॉइंट समझ में आया? हेलो कुछ को अभी से डाउट शुरू हो गया कुछ तो भाई साहब स्वयं में एक डाउट है, अभी डाउट शुरू हो गया इनको। अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी कहां डाउट शुरू हो गया तुमको? पढ़ तो लो पहले। कह रहे मुझे खुद पे भी संदेह है, क्या मैं उठ गया हूं सुबह, क्या मैं पूरी तरीके से उठ चुका हूं, इस पे भी संदेह है। बहुत संदेहास्पद आदमी हो। ठीक है, आइए देखें। तो इसका मतलब कुछ ऐसे स्टेट फंक्शंस को डिफाइन करना शुरू करते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब भी स्टेट फंक्शन है। ये जितने फंक्शन मैंने आपको इधर लिखे हैं ये सभी स्टेट फंक्शन है, और इन सभी को रास्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं। इसमें से कुछ आप जानते हैं और कुछ आपने सिर्फ सुने होंगे, वो आप जानेंगे। जैसे यहाँ पे ई कौन है, एच कौन है, जी कौन है, एस कौन है, इनमें से कुछ के बारे में आप परिचित नहीं होंगे, तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। यहाँ पे जो ई है आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बहुत डिटेल में, कितना, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी फिलहाल आप थोड़ा जान लीजिए, नाम तो जान ही लीजिए। ई यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, एच को यहाँ पे बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, अगला जो आपने लिखा है जी, उसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। नाम तो जान ही लीजिए कम से कम। ये क्यों स्टेट फंक्शन है उस पर डिस्कशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तब समझ में आएगा क्यों स्टेट फंक्शन इनको कहा गया है। एस यहाँ पे है एंट्रोपी। ठीक है, जैसे अभी आपने ये समझ लिया कि अगर मैं इस स्टेट पे खड़ा हूं तो एक टेम्परेचर है, दूसरी स्टेट पे जाऊंगा तो दूसरा टेम्परेचर होगा, यानी कि ये बदल करके T1 से T2 हो जाएगा, और किसी भी रास्ते से जाऊं तो T1 से T2 ही होगा। अगर आप इनिशियल स्टेट ये रखते हैं और फाइनल ये रखते हैं, मतलब पहले अगर 20 डिग्री था तो फाइनल 40 डिग्री ही मिलेगा, चाहे किसी भी रास्ते से जाए। यही प्रेशर के साथ भी है, यही वॉल्यूम के साथ भी। तो ये तीनों कैसे फंक्शन है, पीवीटी जो तीन फंक्शन होते हैं ये कैसे हैं, ये तीनों यहाँ पे देखेंगे P1 होगा, यहाँ पे देखेंगे P2 होगा, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम V1 होगा, यहाँ P2 होगा। तो आप कहेंगे ये तीनों कैसे फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो ये तीनों तो आपको बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे, पहले, दूसरे और तीसरे। कितनों को पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इजीली क्लियर है कि हाँ ये तीनों तो स्टेट फंक्शन है, मतलब इनका लॉजिक तो एकदम आराम समझ में आ रहा है। एक समझा दिया तो मेरे ख्याल से बाकी भी समझ में आ गए तीनों, है ना। अब बचे ये चार क्यों स्टेट फंक्शन, इन पे भी चर्चा करी नहीं है मैंने, अभी मैंने चर्चा ही नहीं करी, अभी मैंने सिर्फ लिखवाया है। ध्यान दीजिए, मैं जब कुछ लिखवाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि मैं लिखवा रहा हूं अभी, फिर मैं जब समझाऊंगा तो समझा भी दूंगा, यकीन मानिए आप, और आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो अभी मैं इन पे चर्चा करूंगा कि ये स्टेट फंक्शन क्यों है, 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 चारों पे चर्चा करूंगा, लेकिन सही समय आने पे जब इनको डिटेल में पढ़ूंगा। ठीक है, तभी समझ भी पाएंगे आप। अच्छा, तो अभी तक आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्टेट फंक्शन, यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपसे कहता है कि थोड़ा सा अंदर चलें, हल्का सा और। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, यहां पे पढ़िए ध्यान से। जैसे कभी कभी आप पढ़ेंगे, है ना, कभी कभी आप पढ़ेंगे कि कहीं लिखा होता है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा, है ना। वी कैनॉट मेजर द एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वी कैनॉट मेजर द एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट वी कैन मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसा कुछ सुना है अपनी जिंदगी में क्या? मतलब ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने समझा तो आपने क्या ही होगा, मैं सिर्फ सुने की बात कर रहा हूं। सुना है क्या, या सुना है, बस इतना बताइए, सुना है या सुना है। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर आप एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो वो नहीं निकाल पाएंगे आप, लेकिन अगर आप इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालेंगे तो वो आप निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ कहना चाह रहा है हिंदी में, सुना होगा आपने ऐसा कुछ। अब सवाल उठता है कि चलिए इस स्टेटमेंट को अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, ये क्यों सही है क्यों गलत है वो सब मैं देख लूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप ई नहीं निकाल सकते, डेल्टा ई निकाल सकते हैं। एच नहीं निकाल सकते, या H1 H2 नहीं निकाल सकते, डेल्टा एच निकाल पाएंगे। यही जी में भी कहा जाता है, यही एस में भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर ऐसा कहा जाता तो एक सवाल तो उठेगा ना। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बात सही है, क्यों सही वो भी प्रूव कर दूंगा मैं आगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ई नहीं निकाल सकते, डेल्टा ई निकाल सकते हैं, एच नहीं निकाल सकते, डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो सवाल ये उठा कि भाई साहब जब आप H1 निकाल ही नहीं सकते, है ना, E1 निकाल ही नहीं सकते, तो इनको स्टेट फंक्शन क्यों बोल रहे हैं?
अच्छा P1 निकाल सकते हैं, हाँ P1 निकाल सकते हैं, T1 निकाल सकते हैं, T1 निकाल सकते हैं, V1 निकाल सकते हैं, हाँ V1 निकाल सकते हैं। तो E1 क्यों नहीं निकाल सकते? पहला सवाल तो ये उठता है। इसका जवाब मैं आगे दूंगा, E1 क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, सुनते हैं ध्यान से। एक सवाल उठा E1 क्यों नहीं निकाल सकते, फिर ऐसा क्या हो गया E में कि E1 नहीं निकाल सकते, इसका जवाब मैं आगे दूंगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए E1 नहीं निकाल सकते, तो एक सवाल तो उठता है यहीं पे, जिसका जवाब यहीं देना पड़ेगा कि E1 जब नहीं निकाल सकते और P1 निकाल सकते हैं, तो P को एक स्टेट पे डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन E को एक स्टेट पे आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो उसको स्टेट फंक्शन क्यों बोल रहे हो? सवाल उठेगा E को फिर स्टेट फंक्शन क्यों बोला? E को स्टेट फंक्शन क्यों बोला? जब आप E1 निकाल ही नहीं पा रहे हो तो E को स्टेट फंक्शन क्यों बोला? कितना मुद्दा समझ में है? भैया E को U भी बोलते हैं मेरे दोस्त, भाई ने खुलासा कर दिया, देखिए जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा किया है। इसको U भी बोलते हैं, है ना, इसको U भी बोलते हैं, इसको E भी बोलते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया भैया ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बनोगे साइंटिस्ट गुरु, तुम नासा फोन लगा लो तुरंत और अभी निकल लो, ट्रेन जाना, फ्लाइट से मत जाना, ट्रेन से जाना। इसी में लगे पड़े भाई साहब, ई को यू बोलते हैं सर, मैं बहुत जानकार हूं सर, मेरी बात सुनोगे, मेरे को थर्मो आती है सर। भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है, अभी सुनो आराम से बैठ के, ज्ञान मत यहाँ पे बांटो, समझ लो। ज्ञान बहुत है, हमारा खुद नहीं समझ रहा है, हमारे पास इतना ज्यादा है कि हमारा खुद नहीं समझता है, इसलिए बांटो मत, संभाल के रखो अपना, खत्म हो जाए तुम्हारा। चाय पियो, मस्त बैठे रहो, सुनो ध्यान से। ई को यू भी बोलते हैं भैया, है ना, इसको इंटरनल एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट करती है कुछ किताबें, और कुछ ई से भी रिप्रेजेंट करती है। तो भावुक मत होइए, अपने ज्ञान को संभाल के रखिए, देश के काम आएगा। अब मुद्दा ये है, इसलिए मैं चैट बंद कर देता हूँ, नहीं दो चार ऐसे आ जाते हैं अपना फुलझड़ी टाइप के, टाइम बर्बाद करते हैं बैठ के। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मैं बात कर रहा था टेक्निकल की, इवन जब आप निकाल ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, मतलब वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं आप, डिफाइन है कि नहीं वो तो बात की बात है, इवन आप निकाल ही नहीं सकते, तो इसको स्टेट फंक्शन क्यों बोला जाए? तो यहाँ पे स्टेट फंक्शन की, ये सवाल आप किसी से पूछ लीजिए तो कहते हैं भाई साहब मेरे को नहीं पता, निकाल नहीं सकते, ये तो बात ठीक कह रहे हो तुम, लोगों ने ऐसा कहा है। फिर कहते हो स्टेट फंक्शन क्यों बोल रहे हो, कह रहे हैं ये सब नहीं पता। यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एवरी स्टेट फंक्शन, ये लाइन आपको नहीं मिलेगी जनरली, एज अ फिक्स्ड वैल्यू, सस्ती किताबें सस्ते लोगों से आप पढ़ेंगे तो ये लाइनें आपको नहीं मिलेंगी। एज अ फिक्स्ड वैल्यू, मेजरेबल और अनमेजरेबल, एट अ पर्टिकुलर स्टेट। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्टेट फंक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर स्टेट पे। कभी कभी वो मेजरेबल होती है, मतलब आप उसे मेजर कर पा रहे होते हैं, और कभी कभी वो अनमेजरेबल होती है, मतलब आप उसे मेजर नहीं भी कर पा रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप उसे नहीं भी मेजर कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इसका ये मतलब कतई मत निकालिए कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे क्या ई की वैल्यू एक स्टेट पे इवन नहीं होती है? होती है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, हाँ आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है? डिफाइन है, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी समस्या है कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो स्टेट फंक्शन आप किसे बोलते हैं? ऐसे फंक्शन जिनकी एक पर्टिकुलर स्टेट पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होती है। कभी कभी वो वैल्यू आसानी से मेजर करने लायक होती है, और कभी कभी वो थोड़ी टफ होती है, आप आसानी से मेजर नहीं कर सकते कुछ वजहों की वजह से, समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जैसे सच है, आपको सच नहीं पता इसका मतलब सच गलत थोड़ी हो गया, सच तो अपनी जगह अडिग है ना भैया। तो सत्य अपनी जगह खड़ा हुआ है, आपको नहीं पता है तो भी वो सच है ना, चाहे वो मेजरेबल हो आपके लिए, चाहे वन मेजरेबल, लेकिन उसकी वैल्यू तो है ना। तो आप कहें ई की वैल्यू ई पे वन पे डिफाइन है, हाँ ई वन है। एच की वैल्यू एच वन डिफाइन है, यस एच वन डिफाइन है। क्या जी की वैल्यू जी वन डिफाइन है? जी वन डिफाइन है। एस की वैल्यू एस वन डिफाइन है, यस। लेकिन एस टू भी डिफाइन है, एच टू भी डिफाइन है, ई टू भी डिफाइन है, जैसे पी वन पी टू डिफाइन है, यस। वैसे ही V1 V2 डिफाइन है, वैसे T1 T2 डिफाइन है, वैसे H1 H2 डिफाइन है, यस। एक फिक्स वैल्यू होगी, सबकी होगी, लेकिन कभी कभी कुछ के लिए मेजरेबल होगी, कुछ के लिए अनमेजरेबल होगी। मेजरेबल हो चाहे अनमेजरेबल हो, आप मेजर कर पा रहे हो या नहीं मेजर कर पा रहे हो, वो आपकी समस्या है, लेकिन अगर फिक्स वैल्यू है एक पर्टिकुलर स्टेट पे तो वो स्टेट फंक्शन है। कितना पॉइंट समझ में है? देखिए मेजरेबल किसके लिए बोला, मेजरेबल किसके लिए बोला? जैसे आप कहिए कि P1 आप निकाल सकते हैं, हाँ। T1 निकाल सकते हैं, हाँ। V1 निकाल सकते हैं, हाँ, मेजरेबल है। अनमेजरेबल किसके लिए बोला मैंने? E1 निकाल सकते हैं, नो। H1 निकाल सकते हैं, नहीं। G1 निकाल सकते हैं, नहीं। S1 निकाल सकते हैं, नहीं। तो ये अनमेजरेबल है। हेलो,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अनमेजरेबल है तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनकी पर्टिकुलर स्टेट पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो आपको नहीं पता चल पा रही है, आपकी समस्या है। कितना फील आया कंसेप्ट? क्या पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हाँ, ठीक है, पॉइंट क्लियर। एवरी स्टेट फंक्शन हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, मेजरेबल और अनमेजरेबल। ये अगर कहीं लाइन लिखी मिलती सही है। भैया के लिए यहां पे U1 कर लीजिएगा, सर इसको यू बोलते हैं, आओ समझे। चलो भैया के लिए U1 कर लेना यार। सर मैं बहुत फास्ट लर्नर हूं सर, मैं आपको चीजें बताऊंगा बीच बीच में, हालांकि मुझे कुछ नहीं आता है सर, लेकिन बताऊंगा जरूर, मैं बहुत फास्ट लर्नर हूं सर। पाथ फंक्शन देखिए, आइए अब आइए जरा पाथ फंक्शन पे चर्चा करते हैं। कौन होते हैं पाथ फंक्शंस? चलिए लिखते हैं डेफिनेशन जरा। पाथ फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, path functions are those functions which are dependent on या which are not defined। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, चलो डिपेंडेंट डिपेंडेंट तो आपको पता ही है। which are not defined, अब देखिए जो अंदर की बातें मैं लिख रहा हूं, at a particular state, at a particular state, ऐसे फंक्शन जो पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन ही नहीं होते हैं, ये अंदर की बात है। इट मींस, इसके मायने क्या निकाले जाए? इट मींस टू डिफाइन, या इट मींस अ प्रोसेस इज मैंडेटरी, a process must occur, a process must occur to define or calculate the value of any path function। यानी ये कहना चाह रहा है, दो लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। पहली लाइन इसने क्या बोली भाई? पहली लाइन उसने कही कि जितने भी पाथ फंक्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन ही नहीं होते हैं, जबकि स्टेट फंक्शन में क्या बोला था उसने कि वो पर्टिकुलर स्टेट पे ही डिफाइन होते हैं और उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। पाथ फंक्शन में क्या बोला है कि वो पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन ही नहीं होते हैं। फर्क है कि एकदम अपोजिट है। अच्छा, इसका मतलब एक प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ नीचे एक और लाइन लिखी उसने, उसने बोला कि एक प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी पाथ फंक्शन को। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे खड़े हो जाइए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ एग्जाम्पल लें तो इसके दो ही एग्जाम्पल हैं, एक वर्क डन और एक हीट ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, कुछ किताबें आपको ऐसा भी लिखती मिलेंगी कि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा करो। ये भैया के लिए बता रहा हूं, यू वाले भैया कैपिटल लेटर से लिखा करो, है ना। ये भी लो ना, फिर ये वाला नहीं बताया तुमने। हम कह रहे हैं ये मेरे अंदर था लेकिन मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इग्नोर कर दिया मैंने। आइए देखें, तो इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जो पाथ फंक्शंस होते हैं इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन ये कोई बहुत लॉजिकल बातें नहीं है, लॉजिकल बातें वो हैं जो आप नीचे समझ रहे हैं। तो देखिए आपने लिखा WQ, ये सब क्या है? ये सब पाथ फंक्शन है। तो स्टैंडर्ड अगर बात करें तो इनको कैपिटल लेटर से नहीं स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टेट फंक्शन को कैपिटल से, पाथ फंक्शन को स्मॉल से। अब मुद्दा समझिए, मुद्दा ये है कि एक प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है, ऐसा कह रहा है ये। तो जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे खड़े हुए हैं, ये आपकी एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टेट से आप दूसरी पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप यहीं पे हैं, आप कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो, स्टेट नंबर 1 में बैठ जाओ, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, लीजिए यहीं बैठ जाओ। तो खूटा गाड़ के आप अगर यहीं बैठ जाएंगे, आपसे मैं कहूं कि वर्क डन डिफाइन करो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे वर्क डन डिफाइन करो। मान लो एक आदमी रिक्शे वाला है और रिक्शे वाला आराम से बैठा हुआ है, गर्मी का मौसम पड़ रहा है, पेड़ की छांव में रिक्शे वाले ने साइड में अपना रिक्शा लगा लिया है और जो रिक्शे ब्रेक होता है उसमें ऐसे रस्सी फंसा के और कैंची फंसा के बैठ के आराम से पीछे सो रहा है। आप गए उसके पास, भैया हजरतगंज चलोगे? कहते नहीं हम आराम कर रहे हैं, आराम का टाइम है मेरा। कह रहे पैसे ले लो, कह रहे पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों कोई कमी नहीं है। तो वो कहेगा भाई साहब मैं नहीं जा रहा। उससे पूछो अच्छा कितना वर्क डन कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? तो कहेगा वर्क, उससे पूछो कितनी मेहनत कर रहे हो, ये लेटे लेटे कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना। तो कहेगा ताने मार रहे हो। नहीं नहीं, कहेंगे सही में पूछ रहे हैं, थर्मो समझनी है, बताओ तुम यहाँ बैठे बैठे कितनी मेहनत कर रहे हो। तो कहेगा यहाँ बैठे बैठे कौन मेहनत करता है, चलेंगे तो मेहनत होगी।
इसका मतलब प्रोसेस का होना जरूरी है। रिक्शे वाले को भी पता है कि प्रोसेस का होना जरूरी है। जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक वर्क डन डिफाइन नहीं होगा। हेलो, जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक वर्क डन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब वर्क डन कैसा है? वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, वो तब डिफाइन होगा जब आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस करवाएंगे। जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक पाथ फंक्शन डिफाइन ही नहीं होते। यहाँ बैठे बैठे कैंची मार के बैठा हुआ रिक्शा वाला चल ही नहीं रहा है ना, वो चल ही नहीं रहा तो वर्क ही नहीं हो रहा है। इस स्टेट पे बैठा हुआ है, चुपचाप ऐसे लेटा हुआ है, तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे वर्क बल्कि डिफाइन ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो वर्क एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन ही नहीं किया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये डिफाइन ही तब होगा, मतलब ये मीनिंग में ही तभी आएगा जब आप कोई प्रोसेस कराएं। आप प्रोसेस तो कराइए, कुछ चलिए। तो रिक्शे वाले से कहा कि भैया बताओ वर्क कब डिफाइन होगा, मेहनत कब करोगे? कहेंगे जब चलेंगे, बैठोगे तुम तो चलेंगे, तो मेहनत होगी, मेहनत होगी तुम पैसा दोगे। मेहनत का ही पैसा देते हो और तुम पैसा किसका देते हो? मेहनत का। मेहनत मतलब वर्क डन। वर्क डन तब होगी जब मैं कैंची मारूंगा, कट 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 कट। तो ब्रेक से निकाला उसने रस्सी को और कैंची मारना, पैडल मारना शुरू किया और चलना शुरू किया ऐसे ऐसे। अब वो कहता भैया जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? तो जब जाना कहा उसने बता दी, भाई फाइनल डेस्टिनेशन मेरा ये। जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो फाइनल स्टेट है। अब उसे फाइनल स्टेट पे जाना है मेरे दोस्त, उसके पास रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। वो कहता है रिक्शे वाला आपको गलियों से ले जाऊं क्या? कह रहे कितने रुपए लोगे? कह रहे इतने। फिर कहता आपको घुमा के ऐसे ले जाऊं क्या? कह रहे उधर से क्यों जा रहे हो? कह रहे वो रास्ता बहुत साफ है लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। कह रहे आपको घुमा के कहो तो इधर से ले जाओ, थोड़ी गलियों से, एक और दूसरा रास्ता है, थोड़ी गलियां हैं लेकिन थोड़ा रोड भी है। हाँ, कह रहे इससे भी चल सकते हैं। कह रहे इससे अलग पैसे लगेंगे। तीनों के अलग अलग पैसे मांग रहा है। तीनों के उससे पूछो भाई साहब अलग अलग पैसे क्यों मांग रहे हो? एक रास्ता का अलग पैसे मांगते हो, दूसरे के अलग पैसे मांगते हो, तीसरे के अलग। रिक्शे वाले से पूछो तीनों के अलग अलग पैसे क्यों मांग रहे हो? जा तो वहीं रहो ना। उससे पूछो भैया जा तो वहीं रहो, तो इनिशियल स्टेट वही है, फाइनल स्टेट चल वहीं से रहो, जा वहीं रहो। हजरतगंज से कपूरथला जा रहे हो तो इसका मतलब भैया जा तो आप सेम जगह रहे हो और चल भी सेम जगह से रहे हो, तो पैसे अलग अलग क्यों मांग रहे हो? तो कहेगा बेटा रास्ते अलग अलग है। रिक्शे वाले को भी कंसेप्ट क्लियर है, आप समझिए। वो कहता है रास्ते अलग अलग है। इस रास्ते से जाऊंगा तो अलग थकूंगा, इससे जाऊंगा अलग मेहनत होगी, इससे जाऊंगा अलग। टेक्निकल बातें सुनिए क्या बोल रहा है। अलग अलग रास्तों से जाऊंगा तो अलग अलग मेहनत होगी, अलग अलग मेहनत होगी तो अलग अलग मेहनत का अलग अलग पैसा है, इसलिए अलग अलग पैसा। यहाँ से 60 रुपए लूंगा, यहाँ से 40 लूंगा, यहाँ से 20 लूंगा, ऐसे अलग अलग। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब तीनों रास्तों पे क्या वर्क डन अलग अलग होगा? यस। तो अगर आप वर्क डन को डिफाइन करें, यहाँ पे W1, यहाँ पे मान लीजिए W2, यहाँ पे मान लीजिए W3, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, है ना। साइन मैन कन्वेंशन अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए। वर्क डन का अमाउंट डिस्कस कर लीजिए। ये रास्ता नंबर 1 है मेरे दोस्त, ये रास्ता नंबर 2 है और ये रास्ता नंबर 3 है। अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों रास्तों पे क्या वर्क डन सेम हुआ है? नहीं, वर्क डन तीनों पे अलग अलग होगा। मॉड ऑफ W1 की वैल्यू मॉड ऑफ W2 के बराबर नहीं होगी, मॉड ऑफ W2 की वैल्यू मॉड ऑफ W3 के बराबर नहीं होगी। इस कारण तीनों में वर्क डन डिफरेंट हुआ है। और जब वर्क डन डिफरेंट हुआ है यानी कि रास्तों को बदल देने से स्टेट सेम रखी है। देखिए स्टेट सेम रखी है। पहली बात तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन ही नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, स्टेट सेम रखिए, रास्ते अलग अलग कर दीजिए तो इनको फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये बात फंक्शन है। कितने लोग फील आ गया कंसेप्ट? थोड़ी फटाफट अभी और अंदर आएगा। जब मैं क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा तो आपको मैं फिर से साबित करूंगा। अभी मैं एक बार और साबित करूंगा वर्क डन पाथ फंक्शन क्यों, जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, ठीक है। और तब ये भी साबित हो जाएगा हीट पाथ फंक्शन क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी कुछ चर्चाएं बाकी हैं, जैसे मैंने खुद बोल रहा हूं आपसे, कुछ चर्चाएं बाकी हैं, जैसे ई एच, भैया वाला यू और मेरा वाला ई, हम दोनों का यू और ई, ठीक है। और हम सभी का एच, हम सभी का जी और हम सभी का एस, ये सब स्टेट फंक्शन क्यों है, ये डिस्कशन अभी बाकी है, ठीक है। दूसरा डिस्कशन अभी ये बाकी है कि वर्कडन और क्यू ये दोनों पाथ फंक्शन क्यों है, इस पे और डिस्कशन बाकी है, करेंगे भी आगे सही समय आने पे। इतना क्लियर? चलिए भाई, तो वर्कडन और हीट ये दोनों पाथ फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अभी और आएंगे इस पे लौट के फिर थोड़ी देर में। 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर पे हम चर्चा करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। पहला इंटेंसिव, दूसरा एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोनों पे चर्चा करते हैं। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पे ऐड करिए। ये सब बातें जब भी आपको करनी है तो फॉर अ गिवन सैंपल करनी है। नंबर एक बात, फॉर अ गिवन सैंपल का मतलब होता है कि सैंपल से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। एक बार सैंपल साइज तय हो गया, सैंपल तय हो गया, साइज छोड़ दीजिए, सैंपल तय हो गया तो सैंपल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मतलब बाहर से कोई अंदर ना सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, वो वाला गाना याद करिए। मतलब फॉर अ गिवन सैंपल, सैंपल से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहते हैं मैं 4 मोल आइडियल गैस और मिला दूं इसमें,
है ना, थोड़ा हीट कर दूं इसको, ये सब सैंपल से छेड़छाड़ है, ये नहीं बर्दाश्त होगी। यानी कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव तब चेक किए जाते हैं जब सैंपल फिक्स हो जाए एक बार, ठीक है। अच्छा फिक्स हो गया, चलो तो इंटेंसिव कौन है, एक्सटेंसिव कौन है, मैंने आपको बताया भी है, मैंने आपको पहले बताया, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टीज which do not depend on amount और साइज। अब यहां से स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, अगला गियर लग चुका है, तैयार हो जाइए। फिर जब कंसेप्चुअल बात आएगी फिर थोड़ा गियर नीचे लाएंगे। मेरे पास 8 गियर की गाड़ी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं प्रॉपर्टीज which depends on the amount और साइज। ये सब तो लोग लिख लेते हैं, लेकिन ऊपर वाली बात इंपॉर्टेंट है। ये सब जब भी आप चेक करेंगे तो फॉर अ गिवन सैंपल चेक करेंगे, मतलब सैंपल से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, नंबर 1 बात। इंटेंसिव एक्सटेंसिव कभी आप भूल जाते हैं, आपको उल्टा याद आता है, मैंने आपको पहले बताया था ना भाई, है ना, तरीका बताया था याद करने का। कभी आप भूल जाए कि आपको उल्टा याद आ रहा हो, जबकि मैंने लिखा है साफ साफ यहाँ पे कि जिनको फर्क नहीं पड़ता है ना, जिनको फर्क नहीं पड़ता है वो इंटेंसिव है, और जिनको फर्क पड़ता है वो एक्सटेंसिव है, ठीक है। अब मान लीजिए आप फिर भी भूल जाते हैं, एग्जाम में आप दबाव में भूल जाते हैं, उल्टा याद आता है आपको, कहीं ये वाला वो नहीं था, वो वाला ये नहीं था, तो आप क्या करिए, दिमाग में लॉजिक रखिए, जिसको ज्यादा फर्क पड़ता है, देखिए डिपेंड 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 ज्यादा फर्क पड़ता है, वो सब एक्स है, समझ पा रहे हैं, ज्यादा फर्क पड़ता है तो एक्स, ठीक। तो जिन्हें ज्यादा फर्क पड़ता है वो सब एक्स बना दो लोग, ठीक है, और जिसे फर्क नहीं पड़ता वो इन है, ये ठीक है, भैया को याद हो गया, ठीक है। तो ज्यादा जिसे फर्क पड़ता हो, बहुत फर्क 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 एक्स, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, ध्यान रहेगा अंत तक, मरते दम तक याद रहेगा। चलिए हमेशा गिवन सैंपल पे चेक करेंगे कौन होती है ऐसी प्रॉपर्टी। 6 नंबर पे आ जाइए, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्लासिफाई करना शुरू करिए। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर आपने एक आइडियल गैस भर रखी है, ये सिस्टम है और इसके अंदर आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, ये पूरे में भरी हुई है, ठीक है। और उसे कहता है कि साहब इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, लिख लेते हैं जल्दी से, बताइए इसके अंदर कुछ प्रेशर लिख लेते हैं, कुछ वॉल्यूम, कोई आइडियल गैस आपने भरी हुई है, तो आपसे कहा कि क्या क्या प्रेशर है, ये एक सैंपल है, देखिए ये क्या है, ये एक सैंपल है ना, तो मैंने एक सैंपल पर्टिकुलर ले लिया, ध्यान से शब्द को सुनिएगा, ये एक सैंपल है और मैंने सैंपल साइज, सैंपल का ये साइज लिया है, ये एक सैंपल है और मैंने सैंपल का ये साइज लिया है, मैं कुछ वेरिएबल्स को चेक कर रहा हूं, मैं कुछ वेरिएबल्स को चेक कर रहा हूं, मैंने कहा कुछ प्रेशर होगा, हाँ, कुछ वॉल्यूम भी होगा, यस, कुछ टेम्परेचर भी होगा, कुछ मोल भी होंगे, तो जरा वैल्यूज लिख लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि प्रेशर जब चेक किया तो मान लीजिए वो 2 एटीएम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम मैंने चेक किया तो मान लीजिए वो कुछ पर्टिकुलर 2 लीटर आ गया, टेम्परेचर चेक किया तो मान लीजिए 300 केल्विन आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए प्रेशर मैंने कुछ मान लिया, वॉल्यूम मान लिया, टेम्परेचर मान लिया, मोल भी कुछ मान लो, ऐसे मोल मोल मान लें, ऐसे कुछ जैसे आपने P1 V1 T1 कुछ मान लिए हैं, वैसे मोल ही मान लें। बकवास बात है, मोल नहीं मान सकते क्योंकि आइडियल गैस है, PV = nRT फॉलो करना है, तो मोल को मैं x बोलूंगा, ध्यान दीजिए, मोल को अगर मैं 2 3 4 बोल दूंगा तो ऐसा नहीं बोल सकता, PV = nRT फॉलो करना पड़ेगा। ये आज का पहला था, खाता खुल गया, मुबारक हो, ठीक है, संभाल के रखिए, पैसे जमा कराइए उसमें। तो यहाँ पे हम मोल को x मोल मान लेते हैं, ठीक है भैया U1, ठीक है। तस्तरी लेके मत उड़ जाना, कह रहे मैं चला जाऊं क्या, तस्तरी लेके प्लेनेट छोड़ दूं। देखिए 2 एटीएम है, यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ 300 केल्विन है ना, यहाँ पे x मोल मान लिए, PV = nRT चल रहा है, ठीक है, आइडियल गैस के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो n आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा निकाल लीजिए, x की जगह फिल कर लीजिएगा, आपकी इच्छा। अब मैं क्या करता हूं, देखो सैंपल क्या है, ये मेरा सैंपल है, देखो ये मेरा सैंपल है, ये सैंपल साइज है, जरा शब्दों को ध्यान सुनिए, ये मेरा सैंपल है, ये मेरा सैंपल साइज है, और हम लोग इंटेंसिव एक्सटेंसिव चेक कर रहे हैं। हेलो, पॉइंट समझ पाने क्या बोल रहे हैं, ये मेरा सैंपल है, ये मेरा सैंपल साइज है, और हम लोग इंटेंसिव एक्सटेंसिव चेक कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैंपल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
लेकिन सैंपल साइज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, नहीं तो जिंदगी भर का कंफ्यूजन है। कई लोग बुढ़ा गए हैं, जाने वाले हैं बेचारे, पढ़ते पढ़ाते, उनको आज तक नहीं समझ में आया इंटेंसिव एक्सटेंसिव। आज भी वही कहते हैं, और लिस्ट बना दें, लिस्ट बना देते हैं लिस्ट। अबे लिस्ट तुम्हारी बन चुकी है, सबसे बड़े वालों में आते हो तुम, टॉप 10 में आ जाओ, भारत में नाम आएगा तुम, करने में पढ़ाऊंगा फिर भी। आइए समझे, देखिए यहां पे आप कहेंगे ये सैंपल है और ये सैंपल साइज है। मैं सैंपल से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा मेरे दोस्त, लेकिन मैं सैंपल साइज को बदल दूंगा। मैं सैंपल से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन मैं सैंपल साइज को बदल सकता हूं, क्योंकि मेरे को इंटेंसिव एक्सटेंसिव चेक करना है। हेलो, पहुंच रहा है यहां पे कुछ? तो बताइए, सैंपल से छेड़छाड़ ना करने का मतलब समझिए, ध्यान दीजिए। मैं इसको कंप्रेस नहीं करूंगा, मैं इसको कंप्रेस नहीं करूंगा। कंप्रेस कर दूंगा तो प्रेशर बदल जाएगा। अगर इसको सिर्फ ऐसे दबा दूंगा तो प्रेशर बदल जाएगा ना। मैं कंप्रेस नहीं करूंगा। मैं कंटेनर को छोटा नहीं करूंगा, ना कंटेनर को बड़ा करूंगा। हेलो, मैं इसको हीट नहीं करूंगा, मेरे पास बर्नर नहीं है मेरे दोस्त, हीट करना मना है। मैं इसके 10 मोल बाहर से नहीं मिलाऊंगा, 4 मोल अंदर से नहीं निकालूंगा। फील आ रहा कंसेप्ट का? इसको बोलते हैं सैंपल से छेड़छाड़, इसको बोलते हैं। ये किताबें नहीं लिखेंगे आपको, और ये जो सस्ती वाली जनता है नहीं पढ़ा पाएगी, उनके बस का नहीं है, जीवन में पढ़ाई नहीं कभी उन्होंने ढंग से, है ना। वो किताबों से ही पढ़ते हैं, किताबें इतना बताती हैं, वो इतना ही समझ पाते हैं, फिर इतना पढ़ा देते हैं। इतना किताबें बताती हैं, इतना वो समझ पाते हैं, अकल इतनी होती है, इतना पढ़ा पाते हैं, इतना फिर आप समझ पाते हैं। समझ पा रहे हैं? आइए समझो, ये सैंपल है, ये सैंपल साइज है। सैंपल से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी कि इसको दबाना नहीं है, इसको दबाना नहीं है। नया कंटेनर नहीं लेना है, छोटा कंटेनर नहीं लेना है, हीट नहीं करना है, 2 मोल 4 मोल ऐड नहीं करने, 1 मोल 2 मोल निकाल लेने। कितने लोग फील आ गया कंसेप्ट में? अंगूठा दिखाई फटाफट। कह फिर क्या करना है? फिर ये करना है मेरे दोस्त, सैंपल साइज को बदल देना है। सैंपल साइज कैसे बदलोगे? कहेंगे मैंने एनालिसिस के लिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने एनालिसिस के लिए पहले ये कंटेनर लेता था। अब एनालिसिस के लिए मैं इस कंटेनर का एक हिस्सा ले रहा हूं। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं एनालिसिस पहले इस सैंपल साइज पे करता था, अब मैं उसी सैंपल पे छोटे सैंपल साइज पे एनालिसिस करूंगा। मैं सैंपल नहीं चेंज कर रहा हूं। कंसेप्ट का फील लीजिए जरा, कंसेप्ट का फील लीजिए जरा। मैंने क्या बोला? पहले मैं ये सैंपल रखता था और ये सैंपल साइज रखता था और मैं ये बातें चेक करता था। अब मैं सैंपल वही रख रहा हूं, सैंपल साइज छोटा एनालाइज कर रहा हूं, सैंपल से छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। मैंने पिस्टन नहीं दबा दिया है, मैंने कंटेनर छोटा नहीं कर दिया है, मैंने हीट नहीं कर दिया है, मैंने मोल नहीं मिलाया। करें ये फिर छोटा कैसे हो गया? सैंपल साइज छोटा एनालाइज कर रहा हूं। मैंने कहा इस सैंपल साइज में जितने पार्टिकल मेरे को यहां मिल रहे हैं उनको एक बार के एनालाइज कर रहा हूं। हेलो, फील आ रहा? तो यार अंगूठा दिखा दिया करो कम से कम। तो बताइए, सैंपल साइज जब मैं छोटा लूंगा तो क्या कंटेनर दबा दिया मैंने? अब दो चार देखिए बुद्धिजीवियों के दिमाग में आया कंटेनर दब गया क्या? नहीं, कंटेनर नहीं दबाया चाचा, कंटेनर तो उतना ही है, वैसा ही है। मैंने एनालाइज इसे करना शुरू कर दिया। मैं इनको भूल जाता हूं, आधों को भूल जाऊंगा, कहूंगा तुम लोग से बाद में बात करूंगा, पहले तुमसे बात करता हूं, पहले तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे अंदर जितने पार्टिकल है उनसे बात करूंगा। बताइए ये पार्टिकल क्या अब इतने में ही है? नहीं, ये पार्टिकल तो पूरे में है तो पहले पूरे में पार्टिकल, बस इतनों से मैं बात कर रहा हूं, आधे पार्टिकल से मैं बातचीत करना शुरू कर रहा हूं। मैंने सैंपल साइज को छोटा कर दिया। फील आ रहा कंसेप्ट? तो बताइए आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे ये जो मैंने सैंपल साइज छोटा कर दिया मेरे दोस्त, बताइए इसमें प्रेशर कैसा हो जाएगा? क्या पूरे सैंपल साइज में अगर प्रेशर 2 एटीएम था, तो अगर इसमें जो पार्टिकल फैले हुए थे, इसमें इतने सारे पार्टिकल, इनके अंदर 2 एटीएम प्रेशर चल रहा था, तो क्या इन पार्टिकल्स के अंदर आधा एटीएम प्रेशर होगा या 1 एटीएम होगा या सेम प्रेशर होगा? सेम प्रेशर होगा। फील आ रहा है? क्यों? क्योंकि है तो यही ना, सैंपल तो यही है। इस पार्टिकल से पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए, सबके पास सेम प्रेशर है, पूरे कंटेनर में सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट है। हेलो, तो बताइए मेरे को जरा कि क्या प्रेशर की वैल्यू, अगर आप छोटा सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि मैं इतना ही सैंपल साइज सेलेक्ट करूंगा, तो बताइए इतने सैंपल साइज के अंदर क्या आपको प्रेशर की वैल्यू 2 एटीएम की जगह 1 एटीएम मिलेगी? नहीं। क्या आपको वॉल्यूम कितना मिलेगा? वॉल्यूम वॉल्यूम 2 लीटर मिलेगा या फिर 1 लीटर मिलेगा? इससे पूछेंगे भाई साहब लोग कितने स्पेस में हो, वॉल्यूम कितना मिलेगा? वॉल्यूम आधा हो जाएगा। वॉल्यूम तो आधा है ना, देखिए वॉल्यूम तो इतना ही है। ये इतने पार्टिकल तो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, पूरा थोड़ी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पूरा तो पूरे पार्टिकल कर रहे हैं, लेकिन इतने पार्टिकल के अंदर प्रेशर वही है, हर पार्टिकल में प्रेशर तो वही है। फील आ रहा है कंसेप्ट? टेम्परेचर पूछिए, इससे पूछिए भाई साहब आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पूरे सैंपल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने फिक्स मानी, इससे पूछिए टेम्परेचर कितना, किसी पार्टिकल से पूछ लो। मैं कहता हूं एक पार्टिकल से पूछ लो, इससे पूछो भाई साहब तुम्हारा क्या टेम्परेचर है, कहेगा मेरा भी एवरेज टेम्परेचर तो वही चल रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वही है मेरी। 3/2 kT लगाते हैं आप, 3/2 kT। हेलो, गैस स्टेट, फिजिक्स,
I like it. तो बताइए इसका मतलब ये हो कि हर पार्टिकल के अंदर अगर आप पूछेंगे क्या टेम्परेचर लेके बैठो मेरे दोस्त, कहेगा 300 केल्विन, कहेंगे तुम्हारे अंदर, कहेंगे हाँ 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300 केल्विन, एक एक पार्टिकल 300 केल्विन बोल रहा है, तभी तो सैंपल साइज का भी आपने 300 केल्विन बोला हुआ है, ओवरऑल टेम्परेचर सिस्टम का 300 केल्विन, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मोल पे क्या हालचाल है, मोल पे बताना, मोल पे, मोल अगर यहाँ पे पूरे सैंपल साइज के अंदर मान लो यहाँ 20 पार्टिकल थे, तो इतने में कितने पार्टिकल होंगे, आधे। क्या यहाँ पे मोल अगर x थे तो क्या इतने सैंपल साइज में क्या x/2 मोल होंगे। कितनों को इतना समझ में आ गया, चारों बातें समझ में आ गई, सैंपल साइज को मैंने छोटा किया, सैंपल से छेड़छाड़ नहीं किया। एक लगे फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी कहां वर्क डन पढ़ाया, कहने वर्क डन में लगे हुए हैं भैया, एक वर्क डन लग गया, वर्क डन आने दो, इतना समझ में आ गया। तो बताइए सैंपल साइज को आपने छोटा कर दिया, ठीक है, दो चार तो ऐसे आते हैं बीच बीच में कुछ भी पूछ के, एक पूछ रहा वर्क डन समझा दो यहीं पे, आप पहले ये तो समझ लो वर्क डन कहां समझ लोगे अभी, कह रहे वर्क डन फिजिक्स में तो साइन अपोजिट होता है, केमिस्ट्री में अपोजिट होता है, लिख रहा चैट में। ऐसे ऐसे लड़के होते हैं भाई साहब, पिक्चर देखने जाते हैं, कहते हैं चौथा वाला गाना पहले सुना दो, अबे चौथा गाना तो 2 घंटे बाद ही आएगा ना, पहले सलमान खान आएगा, गाना पिक्चर चलेगी, फिर चौथा गाना बाद में आएगा, तू मेरा हीरो नंबर 1, समझ लो, तो वेट करो सही समय का। करें सब अभी तुरंत देखना है, आज ही का सब्सक्रिप्शन है, बस आज पूरा पढ़ लूंगा, सब बता दो आज। तो देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, तो बताइए सैंपल साइज आपने छोटा कर दिया, जब सैंपल साइज छोटा कर दिया तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम आधा हो गया मेरे दोस्त और मोल आधे हो गए, यानी कि मोल और वॉल्यूम को फर्क पड़ गया, प्रेशर टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ा। मैंने बोला था जिन्हें फर्क नहीं पड़ता वो इन है, मैंने बोला मेरे दोस्त जिन्हें फर्क नहीं पड़ता वो इन है, तो मैंने कहा तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, सुना है तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, तुम दोनों इन हो, तुम दोनों इन हो तो तुम दोनों इधर आ जाओ, प्रेशर टेम्परेचर इन है। मैंने कहा तुम दोनों को सुना है फर्क पड़ गया, तुम बदल गए हो, कह रहा हाँ हम दोनों आधे हो गए, सैंपल साइज आधा हो गया, हम दोनों भी आधे हो गए, कह रहे वॉल्यूम और मोल को फर्क पड़ गया, तुम दोनों एक्स। फील आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए कंसेप्ट का, और आपको दिमाग में सेट भी है, बताइए प्रेशर टेम्परेचर को कहां डाल दिया इन, और वॉल्यूम और मोल को कहां डाल दिया एक्स, कितनों को समझ में आ गई बात। अब और समझने के तरीके देख लीजिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा है, यस आइडियल गैस चल रही है, आर इज इक्वल टू क्या होता है पीवी अपॉन एनटी, आर इज इक्वल टू क्या होता है पीवी अपॉन एनटी। जरा बताइए अगर आप सैंपल साइज को, आज सैंपल से छेड़छाड़ फिर नहीं कर रहा हूं, बार बार मैं बात बोल रहा हूं, सैंपल फिक्स्ड है, सैंपल के साइज से छेड़छाड़ हो रही है, सैंपल से नहीं हो रही है। मेरे दोस्त जरा बताना, अगर मैं यहाँ पे सैंपल साइज को आधा कर देता हूं तो क्या वॉल्यूम की वैल्यू आधी हो जाती है, वॉल्यूम की वैल्यू आधी हो जाती है, क्या मोल की वैल्यू भी आधी हो जाती है, यस, लेकिन बताइए प्रेशर की वैल्यू वही रहती है, क्या टेम्परेचर की वैल्यू वही रहती है, प्रेशर फिक्स है या टेम्परेचर फिक्स है, तो प्रेशर सेम टेम्परेचर सेम, तो बताइए पी और टी बदले नहीं, पी और टी बदले नहीं, ये दोनों जो गोले के अंदर ये बदले नहीं, ठीक, जो वी और एन है ये दोनों क्या कहेंगे, कहेंगे वो दोनों तो बदल नहीं रहे हैं, मैं आधा हो गया हूं, तो वॉल्यूम कहता है मैं आधा हो गया हूं, तो मोल कहता है मैं भी आधा हो जाऊंगा, जिससे हमारे आर पे कोई आंच ना है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मेरे दोस्त कभी नहीं बदलता है, जैसे यूनिवर्सल कोड है जे स्टार लाइव, आई लाइक इट। ठीक है, तो बताइए आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलता। प्रेशर और टेम्परेचर क्या कहते हैं, हम दोनों सेम है, हम दोनों इंटेंसिव हैं। वॉल्यूम कहेगा मैं अगर आधा हो गया हूं, तो मोल कहता है मैं भी आधा हो जाऊंगा, और हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। देखिए एक एक्स दूसरे एक्स को संभाल रहा है, जबरदस्त माहौल है। देखिए मेरे दोस्त, एक एक्स दूसरे एक्स को संभाल रहा है, देखिए वॉल्यूम कहता है मैं, मुझे एक्स बना दिया, मैं आधा हो गया हूं, मोल कहता है मुझे भी, मैं भी आधा हो गया हूं, हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। एक एक्स दूसरे एक्स को संभाल रहा है, देख रहे हैं माहौल कैसा है, मेल जोल भरा माहौल। एक एक्स दूसरे एक्स को संभाल ले रहा है, इंटेंसिव पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आर देखिए वहीं बैठा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फील आ रहा कांसेप्ट का, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा था, 4 वेरिएबल थे मेरे दोस्त, इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल होते हैं, 5वां नजर आ रहा तो पहचानिए अपने आप को, आर तो बचपन से कांस्टेंट है। जो आप सैंपल साइज को आधा करेंगे तो मोल क्या कहता है, मैं आधा हो जाता हूं, वॉल्यूम कहता है मैं भी आधा हो जाता हूं, और मेरा आधा होना और तुम्हारा आधा होना एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और हम दोनों इन दोनों को बचा लेंगे, प्रेशर को टेम्परेचर को, ये दोनों इंटेंसिव है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम है, ये कैसा है, ये सेम है। तो वॉल्यूम कहता है मैं आधा हो जाऊंगा, तो कहेगा तुम मैं भी आधा हो जाऊंगा, हमारा आधा आधा कट जाएगा, आर वहीं रहेगा, तो बताइए इक्वेशन होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। चलें क्या आगे, फील आगे कंसेप्ट का, चलें आगे बढ़े। चलिए 7 नंबर पे आइए फटाफट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, पत्थर को भी समझ में आ जाती देर में। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी,
पी वी इक्वल टू एनआरटी में 4 वेरिएबल थे, है ना। पी वी इक्वल टू एनआरटी में मेरे दोस्त 4 वेरिएबल थे, 5 नहीं थे। पहली बात तो ये समझिए, पी वी एन और टी 4 वेरिएबल थे, 2 इन चले गए, 2 एक्स हो गए। जो एक्स हो गए उन पे टिक लगा लीजिए, जो इन है उन पे टिक लगा लीजिए। वॉल्यूम मोल को फर्क पड़ जाता है, जिन्हें फर्क पड़ जाता है उन दोनों को मैंने क्या बना दिया। कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो ये स्लाइड ले जाइए दिमाग में। जिन्हें फर्क पड़ता है उन्हें आपने एक्स बना दिया, ये दोनों एक्सटेंसिव है, ये दोनों एक्सटेंसिव है। कंक्लूड कर लीजिए। भाई आप पूरा समझना नहीं चाहते, दो प्रकार के लोग होते हैं, होते हैं जिन्हें याद करने में बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से सब कुछ याद कर लिया, लेकिन ऐसे लोगों को दुनिया नहीं याद रखती मेरे दोस्त, याद रखिएगा। दूसरा प्रेशर और टेम्परेचर, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें फर्क नहीं पड़ता वो सब इन है। तो ये दोनों इन हो गए। फिर मैं सब याद कर लेता था, लेकिन दुनिया ने मुझे बुला दिया। ओरिजिनल है मेरा, कॉपीराइट लगाना पड़ेगा इस पर। चलिए, क्लियर मामला, चलें नेक्स्ट पॉइंट। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए और फील लेना चाहते तो आप कहिए भाई साहब सैंपल साइज पहले कितना था। मान लीजिए सैंपल साइज, आप कंटेनर ले लो, यहां पे इस कंटेनर में बताइए सैंपल साइज पहले मान लीजिए आपने 1 मोल CO2 ली, है ना, या पहले आपने 2 मोल CO2 ली। आपके पास 2 मोल CO2 थी, ठीक है, 1 मोल ये थी, 1 मोल ये थी, ठीक। अगर आप यहीं पे इसमें से केवल 1 मोल CO2 को सिलेक्ट करें समझने के लिए, सैंपल साइज छोटा कर लें, कहते हैं हम 1 ही मोल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त 1 मोल CO2 में मोल आधे होगा, देखो। और इसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। एसटीपी पे चेक करिए, 2 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 2 × 22.4 लीटर। 1 मोल का कितना होगा, 1 × 22.4 लीटर। तो अलग अलग होगा ना, तो फर्क पड़ता है वॉल्यूम को, फर्क, वॉल्यूम बदल जाएगा। मोल कंसेप्ट, मोल भी बदल जाते हैं। देखो यहाँ अलग मोल है, दो इतने सैंपल साइज में अलग मोल है, इतने सैंपल साइज में अलग मोल है। तो इससे बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूं। 8 नंबर स्लाइड में एक लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़िए। लाइन इस प्रकार है, इसमें सारी बातें कंक्लूड हो जाएंगी और एक साथ सब दिमाग में रहेगा आपको। बीपी ऑफ मिस्टर वीसी decreases when he sees तब्बू। अब ये जो लाइन समर्पित है, किसको समर्पित है, ये इंटेंसिव को समर्पित है। ये पूरी लाइन समर्पित है तब्बू को, जो समर्पित लाइन है, ये सब इंटेंसिव वाले लोग हैं। कह रहे कौन कौन आएगा इसमें, कह रहे और लिस्ट बनाए। इंटेंसिव की लिस्ट बना लेते हैं जल्दी से। चलिए बी से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे बी है, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे पी कौन है, पी प्रेशर, कह रहे और कौन, और पीएच आयनिक केशव। कह रहे एफ कौन, पीएच आगे देखो, एफ कौन है, फ्रीजिंग पॉइंट। पीएच लिखते ही सवाल 2-3 लग गए आयनिक के, याद करिए। सेम पीएच वालों को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट का पीएच नहीं बदलेगा। आइए आगे बढ़े। एम कौन है, एम यहां पे मेरे दोस्त मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट के अलावा कुछ और, कहेंगे हाँ कुछ और भी है, जैसे मोलर के आगे आप डॉट 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 लगा दीजिए। ये जो डॉट 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 है, इसके अंदर आप कोई भी डैश फिल कर सकते हैं, ठीक है। आर कौन है, आर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और बताएं क्या, सब बढ़िया आप सुने। वी कौन है, वी विस्कोसिटी, क्या और वेपर डेंसिटी भी हो सकता है। सी कौन है, सी कंसंट्रेशन और कलर, सी सुनते कई लोग भाव हुआ। देखिए क्या, सी तो मैं भी हूं। कंसंट्रेशन और कलर नहीं, वो वाला नहीं है यहां पे। देखिए
अगला डी कौन है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कौन है? डेंसिटी। ठीक है, और आगे बढ़िए। एस कौन है? एस है सरफेस टेंशन। और कौन है? स्पेसिफिक के आगे आप डॉट 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 लगा लीजिए। स्पेसिफिक के आगे अपना जो डॉट 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 है उसमें कोई भी डैश भर लीजिएगा। ई कौन है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब नहीं रही। टी कौन है? तब्बू का टी कौन है? टेम्परेचर। ठीक है, अब ये है, देखिए जरा मामला, ये पूरा लाइन समर्पित है तब्बू को, और ये जो तब्बू को लाइन समर्पित है वो सब इंटेंसिव। याद रखने का तरीका, कभी आप भूल जाए कि ये इन थी या एक्स थी, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका उसमें से ये हो सकता है कि तब्बू को फर्क नहीं पड़ता है, तब्बू बहुत ज्यादा जो है हार्ड, तो हार्ड ड्राइवर है, तो तब्बू को फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वो इन, बराबर। तो तब्बू को समर्पित पूरा स्टेटमेंट भी इन है, तो ये सब इन लोग हैं। तो बी कौन? बॉइलिंग पॉइंट, पी प्रेशर एंड पीएच, एफ फ्रीजिंग पॉइंट, एम मेल्टिंग पॉइंट मोलर, वी यहाँ पे विस्कोसिटी वेपर डेंसिटी, सी कंसंट्रेशन कलर, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेंसिटी। और आगे बढ़ जाइए तो आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, एस सरफेस टेंशन स्पेसिफिक, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, टी टेम्परेचर। ये सब के सब इंटेंसिव लोग हैं। और जब इतने सारे इंटेंसिव हो गए तो एक्सटेंसिव आप खुद बना सकते हैं। इनमें जो रह गए वो सब एक्सटेंसिव में डाल दो उठा के, 9 नंबर पे आ जाइए। ये स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान है तो सारे इंटेंसिव लोग आपके दिमाग में सेट। इसके लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूं, देखिए जो जो लॉजिक, क्या पीएच का लॉजिक मैं आपको आयनिंग में पढ़ा चुका हूं, यस। अब बॉइलिंग पॉइंट का भी मैं बता दूंगा आपको, प्रेशर में आपको बता ही चुका हूं, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अभी बता दूंगा, है ना। मोलर अभी बता दूंगा, स्पेसिफिक के आगे डॉट अभी बता दूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता चुका हूं, टेम्परेचर बता चुका हूं, काफी तो बता चुका हूं। समझ पा रहे हैं मामला? कुछ बता दूंगा अभी। चलिए आगे सुनिए कि ऐसा क्यों इंटेंसिव है। 9 नंबर पे आइए। तो सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं कि लिस्ट बना रहे हैं, रट रहे हैं चीजों को, पीछे कंसेप्ट भी समझाए। एक्सटेंसिव पे आइए। हाँ, लेकिन दिमाग में सेट भी होना चाहिए, कल को मान लो सवाल आ गया डायरेक्ट टिक करने का, एम्स में से सवाल 3-4 बार आ चुके, मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट। एक्सटेंसिव की लिस्ट बनाइए। इंटेंसिव का हो गया, एक्सटेंसिव पे आइए, बाकी सब एक्सटेंसिव है। देखिए 2 प्राणी आ गए इधर, देखिए इन दोनों में से 2 चले गए इंटेंसिव में। कौन कौन? प्रेशर और टेम्परेचर इंटेंसिव हो गए, तो बताओ वॉल्यूम और मोल कहां चले गए? एक्सटेंसिव। तो इन दोनों को कहां डाल दो? एक्सटेंसिव। सेट हो रहा है दिमाग में? तो यहाँ पे पहले दोनों खिलाड़ी कौन आएंगे? वॉल्यूम और मोल। तो मास भी आ जाएगा फिर, जब मोल आ गया तो मास को भी फर्क पड़ता है ना। अगर आप अमाउंट अलग अलग लोगे तो मास भी अलग अलग होगा। देखो, अगर आप अमाउंट अलग अलग लोगे, देखो ये इतना सैंपल का अमाउंट लिया, फिर उसी सैंपल का इतना अमाउंट लिया, तो मास अलग अलग नहीं होगा, तो मास को भी फर्क पड़ता है। तो शुरू कर देते हैं मास से। सबसे पहले बताइए, अमाउंट अगर आप सैंपल साइज छोटा करेंगे तो मास को फर्क पड़ेगा, सैंपल साइज छोटा करेंगे मोल को फर्क पड़ेगा, सैंपल साइज छोटा करेंगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, सैंपल साइज आप छोटा करेंगे तो कुछ 4 वेरिएबल्स जो बार बार आपके सामने आ रहे हैं, ई, एच, जी, एस, ये सब भी आधे हो जाते हैं। अच्छा, ये सब क्यों आधे हो जाते हैं? इनका फील अभी आपको नहीं आया, अभी मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि अभी मैं दूंगा थोड़ी देर में आपको कंसेप्ट इनका, कि इनके बारे में जब मैं डिस्कशन करूंगा कौन है ये, कैसे आए ये, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी ये बात समझाना बाकी है कि ये 4 लोग जो हैं ये एक्सटेंसिव क्यों है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये 3 एक्सटेंसिव क्यों है, ये समझ में आ गया आपको। ये 4 अभी मैं आगे समझा दूंगा। जो मैंने नहीं समझाया वो मैं खुद बताता हूं कि अभी मैंने नहीं समझा। ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूं कोई कि भाई साहब ये, देखिए कई लोग आपको पढ़ाते मिलेंगे, कहेंगे ये सब एक्सटेंसिव होते हैं, मैंने लिस्ट तो बना ही दी। कह रहे क्यों होते हैं? कह रहे लिस्ट बना दी ना मैंने। अबे लिस्ट तो बना, लिस्ट तो तुम्हारी बन चुकी है, तो तुम क्यों हो ये बताओ ना। तो आप लॉजिक पे आइए ना, लिस्ट से क्या होता है। इनके लॉजिक बताऊंगा मैं, एक एक के लॉजिक बताऊंगा। ई एक्सटेंसिव क्यों है, एच एक्सटेंसिव क्यों है, जी एक्सटेंसिव क्यों है, एस। अभी मैं 4 जवाब दूंगा कि ये चारों एक्सटेंसिव क्यों है, इसका भी दूंगा। सवाल सुनते जाइए, दिमाग में फीड करते जाइए। ये चारों एक्सटेंसिव क्यों है, इसका भी जवाब दूंगा। और एक और बात, और ये चारों स्ट्रेट फंक्शन क्यों है, इसका भी जवाब दूंगा। और ये चारों अनमेजरेबल क्यों है, इसका भी जवाब दूंगा। 3 सवाल लिख लीजिए कहीं पीछे। आपको लगता हो भाई साहब ये बाद में भूल जाएगा, मैं कुछ नहीं भूलता क्योंकि मैं याद ही नहीं रखता, समय आने में सब बता दूंगा। लिख लीजिए आप कहीं, कॉपी खोल के कहीं पीछे लिख लीजिए। ये चारों स्टेट फंक्शन क्यों है, बताऊंगा। ये चारों अनमेजरेबल क्यों है, वो भी बताऊंगा। ये चारों एक्स क्यों है, ये भी बताऊंगा। तीनों बातें बताऊंगा। चलें आगे फिलहाल। अरे अंगूठा दिखा दो मेरे सुस्त लोगों।
कह रहे मैं सुस्ती का बादशाह हूं सर, मेरी जिंदगी में इतनी सुस्ती है कि तुम सोच नहीं सकते। मुझे देख के सुस्ती भी सुस्ताने लगती है। आइए देखें 10 नंबर पे आ जाइए। आइए चर्चा करें 10 नंबर पे। 10 नंबर पे आइए तो एक दो पॉइंट मैं और लिख रहा हूं। एनालिसिस इंटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। देखिए एक्सटेंसिव की लिस्ट ये हो गई। इंटेंसिव के लिए तमन्ना, तब्बू, जो भी आप याद रख लीजिए, जैसे भी कोई भी स्टेटमेंट एक बना लीजिए ऐसे। तो ये सब इंटेंसिव हो गया, ये सब एक्सटेंसिव हो गया। उसके बाद आ जाइए थोड़ा और एनालिसिस पे चलें। तो अब देखिए अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से। एक और पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, द रेशियो ऑफ टू extensive properties gives intensive property। क्या कह गया कभी, ट्रू या फॉल्स? तीन परसेंट कहने गलत, 5%। सही है भैया, बस तुम नहीं सही हो। कहने मुझे सब कुछ जीवन में गलत ही लगता है। आइए समझे, जैसे डेंसिटी को आप समझिए जरा। उदाहरण के तौर पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। कौटिल्य बेबी पांडा, वैष्णवी गुप्ता, कैसे कैसे नाम रखे, बेबी पांडा। अरे भाई साहब बहुत हैवी ड्राइवर हो यार। देखो मास कैसा है, मास देखो एक्सटेंसिव है, ठीक है। वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, ठीक है। दोनों को फर्क पड़ता है, डिवाइड कर दो तो डेंसिटी को फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी इंटेंसिव। ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे 11 नंबर, बेबी पांडा समझ में आ रहा है? एंड अगला पॉइंट, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी can be converted into intensive property when it is defined for unit amount of the substance। कहने का तात्पर्य ये है, कभी ये कहना चाहता है कि अगर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप उसे इंटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करके? उसे यूनिट अमाउंट पे डिफाइन करके। यूनिट अमाउंट का मतलब क्या है, उसे यूनिटी पे डिफाइन कर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण देते रहिए जीवन में। देखिए जैसे डेंसिटी है, तो अगर आप डेंसिटी को लिखें तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपसे पूछे बताओ मास कैसा है, तो आप कहेंगे मास कैसा है, मास एक्सटेंसिव है। लेकिन जब उसको पर यूनिट वॉल्यूम पे डिफाइन कर दोगे, यूनिट अमाउंट पे डिफाइन कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा, वो इंटेंसिव। तो बताइए एक्सटेंसिव आदमी इंटेंसिव में कन्वर्ट हो गया, ये एक्सटेंसिव है, देखिए इंटेंसिव में कन्वर्ट हो गया। कैसे? जब मैंने इसको पर यूनिट वॉल्यूम पे डिफाइन कर दिया। क्लियर? तो अंगूठा दिखाते जाते फटाफट। कोई नई बात है, क्लियर है तो अंगूठा दिखाइए, आगे बढ़ने से फटाफट। ओके 12 नंबर पे आइए, फटाफट आगे बढ़ते हैं ना। फिर अब लिस्ट बना लेते हैं जरा, इन बातों को समझने के लिए एक जरा लिस्ट बना लेते हैं। देखिए एक तरफ मैं लिखता हूं एक्सटेंसिव लॉ, और एक तरफ मैं लिखता हूं इंटेंसिव लॉ। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहता हूं एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक करते हैं जरा भाई। मान लो मैंने यहां पे लिखा वॉल्यूम,
कैसा है, एक्सटेंसिव। मान लो मैंने लिखा मास, अमाउंट पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव। मान लो मैंने लिखा हीट कैपेसिटी, आगे पढ़ेंगे आप, हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव है। कैसे? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है अभी आगे पढ़ेंगे आप। एक गिवन सब्सटेंस कोई भी ले लीजिए, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपकी इच्छा हो, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल यहां पे ये समझिए, ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम के पहले मोलर लगा दो। देखो ये वॉल्यूम था, एक्सटेंसिव था, है ना, इसके पहले मोलर लगा दो, इसको बना दो मोलर वॉल्यूम। कैसा हो गया, इंटेंसिव। हेलो, वीएम लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। याद आया कुछ मामला? देखिए ये मास है, कैसा है, एक्सटेंसिव। इसके पहले मास को डिफाइन कर पर यूनिट वॉल्यूम पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैसा हो गया, इंटेंसिव, डेंसिटी बन गया। समझ पा रहे हैं कंसेप्ट? तो जब आप पर यूनिट अमाउंट पर चीजें डिफाइन करना शुरू कर देते हैं तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। करें हीट कैपेसिटी कैसा था, एक्सटेंसिव, है ना। इसको पर अमाउंट पे सब्सटेंस पे डिफाइन करवा दो। जैसे यहां लिख दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम पे डिफाइन होती है। यहां लिख दो मोलर हीट कैपेसिटी, ये पर मोल पे डिफाइन होती है। यानी कि पर यूनिट अमाउंट पे जब भी आप डिफाइन कर देंगे, है ना, यूनिट अमाउंट का मतलब समझ, यूनिट अमाउंट का मतलब केवल मोल ही नहीं होता, केवल मास नहीं होता, मतलब पर यूनिट कोई भी यूनिट एंटिटी, आप एंटिटी डिफाइन कर दिए, यूनिट वॉल्यूम पे डिफाइन करिए, है ना, यूनिट मास पे डिफाइन करिए, यूनिट मोल पे डिफाइन करिए। अगर आप किसी यूनिट अमाउंट पे डिफाइन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं अमाउंट, तो फिर वो इंटेंसिव बन जाता है। बताइए वॉल्यूम क्या था, एक्सटेंसिव। मोलर वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव, कन्वर्ट हो गया। मास कैसा है, एक्सटेंसिव। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव, कन्वर्ट हो गया। हीट कैपेसिटी कैसा है, एक्सटेंसिव। पर ग्राम पे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पर मोल पे हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। वो कैसे हो गया, इंटेंसिव। मैंने आपको पीछे बताया था कि स्पेसिफिक के आगे डॉट 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 लगा दीजिए, मैंने बोला था ना आपको, स्पेसिफिक के आगे डॉट 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 लगा दीजिए, डॉट में अपना डैश भर लीजिएगा। मोलर के आगे डॉट 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 लगा दीजिए, डॉट में अपना डैश भर लीजिएगा, और ये दोनों इंटेंसिव होते हैं। हेलो, बताया था पीछे, है ना, तो पीछे बता चुका हूं मैं बातें। देखिए तब्बों को समर्पित स्टेटमेंट में लिखा था मैंने इसमें, स्पेसिफिक डॉट डॉट डॉट, मोलर डॉट डॉट डॉट। क्लियर मामला? तो मेरे ख्याल से ये दोनों भी क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर कि इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ये लॉजिक लगा के। यहां तक की बात कितने को क्लियर रखते हैं? ठीक है, एक मिनट बना लो। चलो आगे बढ़े। ठीक है, और अंदर चलते हैं थोड़ा। मैंने कहा था आखिरी में धागे खोल दूंगा एकदम। चलिए 12 नंबर स्लाइड पे आइए। अगला पॉइंट आता है कि एडिटिव रूल कौन फॉलो करेगा। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास। कभी आप भूल जाइए एडिटिव रूल कौन फॉलो करता है। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए एडिटिव रूल वही फॉलो करेगा जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। आप जोड़ते किसे हैं, जोड़ते आप किसे हैं, अमाउंट को, अमाउंट को ही जुड़ते हैं ना, तभी तो आप सैंपल का अमाउंट तय करते हैं। तो अमाउंट जुड़ते हैं तो जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे वो जुड़ेंगे। सामान्य ज्ञान मेरे दोस्त, अमाउंट जुड़ते हैं तो जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे वही तो जुड़ेंगे ना। तो जो एक्स लोग हैं, है ना, जो एक्स लोग हैं ये सब अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड 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 तभी तो एक्स है। तो आप कहेंगे ये लोग एक्स क्यों है, कभी भूल जाइए, आप एग्जाम में बैठ जाइए एकदम ऐसे जाके बैठ जाइए रिलैक्स होकर। आप देखिए ध्यान से, एक्स क्यों है, क्योंकि डिपेंड करते हैं, और जो डिपेंड करते हैं वही जुड़ेंगे, क्योंकि वही अमाउंट पे डिपेंड करेंगे वही जुड़ेंगे फिर। हेलो, तो बताइए क्या इन्हीं को एडिटिव रूल फॉलो करना चाहिए कि नहीं? तो आप कहेंगे फॉलो एडिटिव रूल, यस, ये लोग एडिटिव रूल फॉलो करेंगे। एडिटिव रूल क्या होता है ये मैं आपको सिखा चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिर यहां सिखाने जा रहा हूं, फिर सीख लीजिए। तब नहीं सीखा तो अब सीख लीजिए, और अब नहीं सीखेंगे तो अगली साल सीख लीजिएगा। इंटेंसिव में क्या बोलूंगा मैं, इंटेंसिव में पूछूंगा कि भाई साहब जिनको फर्क ही नहीं पड़ता वो इन है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता वो इन है। और जब फर्क ही नहीं पड़ता तो आप जोड़ेंगे कैसे, जब फर्क ही नहीं पड़ता तो जोड़ोगे कैसे? देखो इन है, इसीलिए इन है, बात सोचिए आप, दिमाग लगाइए। इन क्यों है, क्योंकि इनके फर्क नहीं पड़ता।
और फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन है और इन है, फर्क पड़ता नहीं है, तो जोड़ोगे कैसे आप? जोड़ ही नहीं सकते आप। अमाउंट जुड़ते हैं ना, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करे तो जुड़ेंगे कैसे? तो डज नॉट फॉलो एडिटिव रूल। तो यहां आप लिखेंगे आप डज नॉट फॉलो एडिटिव रूल। ऐसी जनता जो होती है वो एडिटिव रूल फॉलो नहीं करती। क्लियर? तो ये ऊपर वाले एडिटिव रूल फॉलो नहीं करेंगे, नीचे वाले एडिटिव रूल फॉलो करेंगे। आइए चेक करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट मतलब इनकी लिस्ट सुनते मेरे आंखों में चमक आ जाती। क्या मेरा भी नाम आएगा क्या? नहीं, अभी तुम उतने नहीं हुए। देखो, लाइक इट। एक बार बस लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, लाइफ सेट है उसके बाद। है 1 2 3 4, पांचवा का पांचवा अपने आप बन जाता है। ये तो जादू हो गया। भाई समझे? यहां पे हमने लिया पानी, फोसला ग्रुप ज्वाइन कर रखा है सबने। यहां लिखा आपने पानी। सुनना ध्यान से, पानी का एक सैंपल लिया आपने। मान लीजिए पानी का एक सैंपल लीजिए, पानी का एक दूसरा सैंपल लीजिए, दोनों सैंपल को जोड़ दीजिए। एडिटिव रूल चेक करें ना आप, दोनों सैंपल को जोड़ दीजिए, पानी का एक फाइनल सैंपल मिल गया आपको। क्या क्या समझ पा रहे हैं? पानी का एक सैंपल लिया डिफरेंट, इतना बड़ा कुछ भी होगा, इतना बड़ा सैंपल, और एक दूसरा सैंपल लिया, दोनों को उठा के जोड़ दिया, इतने सैंपल को इतने सैंपल में जोड़ दिया, फाइनल एक सैंपल इतना बड़ा मिल गया। अब चेक कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं कि क्या होगा। आपने कहा इस छोटे सैंपल का साइज कम था, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसके मान लीजिए मोल n1 थे, इसके मोल n2 थे, है ना। इसका वॉल्यूम v1 था, इसका वॉल्यूम v2 था। पानी ले रहे हैं, प्योर लिक्विड लेके बैठे तो वॉल्यूम अलग अलग होगा ना। आप मान लीजिए यहाँ पे 1 मोल पानी लेके बैठे, 18 ग्राम पानी लेके बैठे तो 18 ml होगा। 18 ग्राम पानी लेके बैठे तो 18 ml होगा, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होती है ना। यहाँ पे आप 36 ग्राम लेके बैठे हैं तो 36 ml होगा। फिर हमने कहा दोनों सैंपल को जोड़ दो, तो बताइए दोनों सैंपल को जोड़ेंगे तो मास जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? मान लीजिए आप एक बार 1 ग्राम पानी लेते हैं, एक बार 2 ग्राम पानी लेते हैं, तो बताइए यहाँ पे 3 ग्राम पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बताइए m1 प्लस m2 जुड़ जाएंगे या दोनों नहीं जुड़ेंगे? जुड़ जाएंगे। तो एडिटिव रूल चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। बताइए अगर 1 मोल 2 मोल जोड़ो तो 3 मोल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो एडिटिव रूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। अगर मान लीजिए 18 ml और 20 ml जोड़ दो तो 38 ml मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पानी मिलेगा। तो वॉल्यूम में भी एडिटिव रूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। ये भी चेक करने का तरीका होता है कौन कौन एक्सटेंसिव है, कौन कौन इंटेंसिव है। ध्यान दीजिए, जो लोग एडिटिव रूल फॉलो कर रहे हैं, एडिटिव रूल वही लोग फॉलो करते हैं जिन्हें जिन्हें फर्क पड़ता है, इसीलिए वो एक्स है। ध्यान दीजिए, ये सब एक्स है, ये सब एक्स है। तो आपसे कोई पूछे मास कैसा होता है मेरे दोस्त, है ना, कोई पूछे मास कैसा होता है, ठीक है, तुम खुद ही जान पा रहे हो। एडिटिव रूल चल रहा है, यस, एक्सटेंसिव। लिखते जाओ। अगला देखिए, कहता है मोल कैसा है, कहता है वॉल्यूम कैसा है, चेक करो। उससे पूछो भाई साहब आगे टिक दिखना, एडिटिव रूल चल रहा है? कह रहे हाँ। कह रहे इस पे भी चल रहा है? कह रहे हाँ। कह रहे एडिटिव रूल चल रहा है, इसका मतलब सब एक्स है। एडिटिव रूल उन्हीं पे चलता है जो जो जुड़ सकते हैं, जुड़ वही सकते हैं जिन्हें फर्क पड़ता है, फर्क जिन्हें पड़ता है वो सब एक्स है, ये सब एक्स है। हेलो, पॉइंट समझ में आ रहा भैया? तो इन तीनों पे कौन सा रूल फॉलो होगा? जल्दी से टाइप करिए। टाइप तो क्या करेंगे, लिखूंगा मैं, आपके मन में सोचिए, मन में आंसर दीजिए। तो आप कहेंगे यस यस यस। क्या ये समझ पा रहे हैं? एडिटिव रूल क्या? यस, एडिटिव रूल, ठीक है। तो यहां पे तीनों में एडिटिव रूल ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। आपसे कहता है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं इस सैंपल की डेंसिटी ले ली मैंने, एक पानी का सैंपल लिया, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, इतना सैंपल लिया मैंने, कितनी डेंसिटी? 1 ग्राम पर एमएल। फिर मैंने इतना सैंपल लिया, उसकी डेंसिटी भी 1 ग्राम पर एमएल ही होगी। तो बताइए कि यहाँ पे D1 और यहाँ पे D2 लिखोगे, यहाँ D1 या D2 लिखोगे, या फिर यहाँ भी D लिखोगे? अब मान लीजिए मेरे पास इतना सैंपल है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, इतना सैंपल लूंगा, उसकी डेंसिटी भी 1 ग्राम, इतना लूंगा तो भी उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल। इतने को और इतने को जोड़ दूं तो, इतने सैंपल और इतने सैंपल को जोड़ दूं तो क्या दोनों की डेंसिटी जोड़ के 2D हो जाएगी क्या? D प्लस D लिखूंगा क्या यहाँ पे? नहीं, तो यहाँ पे भी D लिखूंगा। हेलो, जब यहाँ पे भी D लिखूंगा तो बताइए इन दोनों को क्या जोड़ करके मैंने D लिख दिया? नहीं। तो इसका मतलब D प्लस D इज इक्वल टू D नहीं है, इसका मतलब एडिटिव रूल नहीं फॉलो हुआ। हेलो, क्रॉस लग गया भैया, क्रॉस लग गया तो क्या बोलेंगे? डज नॉट फॉलो। कौन सा रूल? समझ में आई बात? डेंसिटी तो वही रहेगी ना, 1 ग्राम पर एमएल, इतना लो चाहे इतना मिला दो, चाहे उसमें इतना मिला दो, डेंसिटी तो वही रहेगी।
1 ग्राम पर ml। अगला एग्जांपल, मान लीजिए वाटर आपने लिक्विड स्टेट में लिया और आपने कहा साहब मैं टेम्परेचर चेक करूंगा। क्या टेम्परेचर में भी कुछ स्पेसिफिक ले लो ना। कह रहे क्या ले लूं बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। कह रहे मैं यहाँ पे तुम्हें डेंसिटी ली थी। कह रहे हाँ। कह रहे यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ले लो। सॉल्यूशन, मैंने कहा ना देखिए बीच में चैप्टर आते रहेंगे मेरे दोस्त। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ले लो, बताना पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस। कितने सैंपल का? 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का। मान लीजिए आपने इतना सैंपल लिया, कितना बॉइलिंग पॉइंट है? 100 डिग्री। इतना सैंपल लूंगा तो कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा? 100 डिग्री। उन दोनों को जोड़ दूंगा, इतने को और इतने को जोड़ दूंगा, फिर इतना सैंपल बना दूंगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री। सॉल्यूशन के सवाल लगाते तो क्या आप अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट सैंपल देख के पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते थे क्या? नहीं। तो बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट टी था अगर 100 डिग्री, है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर टी था 100 डिग्री नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पानी का, तो बताइए इसका अगले वाले का सैंपल का भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री या बदल जाएगा? 100 डिग्री रहेगा। दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या टी प्लस टी दोनों जुड़ जाएंगे? 100 प्लस 100 क्या 200 हो जाएगा? यहाँ पे नहीं, यहाँ भी टी रहेगा, यहाँ भी टी रहेगा, यानी कि यहाँ भी वही आंसर आ रहा है। वही आंसर आ रहा है मतलब एडिटिव रूल फॉलो नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? एडिटिव रूल फॉलो नहीं हो रहा है, और नहीं फॉलो हो रहा है इसका मतलब जो लोग फॉलो नहीं करते वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, और जो डिपेंड नहीं करते नॉट एडिटिव रूल, और जो डिपेंड नहीं करते अमाउंट पे, जो डिपेंड नहीं करते, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता है ना, वो सब कहां है? वो सब इन है। देखिए फील आ रहा नहीं आ रहा कंसेप्ट का? बताइए जरा ताबड़तोड़। आ रहा है तो जरा थोड़ा तो करिए। ये इन है, ये इन है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्हें आप जोड़ नहीं सकते। जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, देखिए फर्क नहीं पड़ता इसलिए इन है, लेकिन इन है तो आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। कितना फील आ रहा, कंसेप्ट दिख रहा है, नजर आ रहा है, हवा में तैरता हुआ। मैंने कहा था ना मैं सब दिखा दूंगा। देखिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिखा दिया, डेंसिटी दिखा दिया, वॉल्यूम दिखा दिया, मास दिखा दिया, सब दिखा दिया। क्यों ऐसा है? देखिए ये मैंने कहा था ना, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बना रखी है इसमें ये स्पेसिफिक क्यों है बता दिया, ये मोलर क्यों है बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों समझ गया। मोलर समझ गए, स्पेसिफिक समझ गए, प्रेशर पीएस समझ गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले ही समझ चुके हैं, इलेक्ट्रो में टेम्परेचर अभी समझ गए। समझ में आ रही बात? डेंसिटी यहां समझ गया। इसीलिए मैं कहता हूं सब लॉट मुझे में आते हैं, सब लॉट मुझे में आते हैं। आना यही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो भी यही आते हैं जिनके पास आप जाने की सोचते हैं, वो भी यही आते हैं। यकीन मानिए, आप जिनके पास जाने की सोचते हैं वो भी यही आते हैं, तो आना तो आपको यही पड़ेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट सबको क्लियर? फटाफट मुझे दिखा जल्दी से ताबड़तोड़। तो आज हम लोगों ने पूरा इंटेंसिव एक्सटेंसिव सही से खत्म कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब आप सवाल लगा सकते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल मॉड्यूल आपको मिल गया होगा। मॉड्यूल मिल गया क्या? ग्रुप पे डाल तो दिया था मैंने, ग्रुप पे ऐड हो सब लोग। लेक्चर नंबर सेकंड, अभी आज सेकंड तो क्या कहेंगे इसको, मतलब इसको डेढ़ लेक्चर बोल सकते हैं। पिछला वाला तो बस थोड़ा सा ही हुआ था ना, तो बोले डेढ़ लेक्चर में काफी कुछ हो गया आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझना शुरू करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझना शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी। यहां तक सबको क्लियर? सब कुछ इंटेंसिव एक्सटेंसिव कर लेंगे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव सब डन है ना। अब कई लोग उसको अंडरलाइन करके वैसे पढ़ा देते हैं। मैंने कहा ना ऐसे ऐसे करके ले कहीं और सब लिखा हुआ है उसमें टिक करा दो उसको। ऐसे पढ़ो कैसे चलेगा? किसी की जिंदगी जीना और उसकी जिंदगी जी हुई जिंदगी पे किताबें पढ़ना, दोनों में फर्क है। समझ पा रहे हैं? चलिए तो जिंदगी जीना सीखिए आप। किताबें वो लिखा हुआ अंडरलाइन करेंगे तो फील नहीं आएगा। आप पढ़ तो लेंगे ठीक है, कोर्स भी उससे जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उस कोर्स के साथ 2 लोग और खत्म हो जाते हैं और वो आपको पता नहीं चलता, 2 और खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ सुना नहीं। इंटरनल एनर्जी, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इंटरनल एनर्जी समझना होगा, फिर हम लॉस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। इंटरनल एनर्जी पे आ जाइए। तो इंटरनल एनर्जी को
मेरा ई और भैया का यू, ठीक है, से रिप्रेजेंट करते हैं। भैया आ गए मार्केट में नए। तो मेरा ई भैया का यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे अगर आपको ई लिखा मिले या यू लिखा मिले तो भावुक नहीं होना है। ये मेरा है, वो भैया का है। तो पहले ऐड आता ना, अजंता टूथपेस्ट मेरा और पापा का, मम्मी का, और अजंता मेरा, उस टाइप से। तो इंटरनल एनर्जी मेरी और भैया की। आइए समझे क्या होता है इंटरनल एनर्जी। शब्दों का इस्तेमाल देखिए। इंटरनल एनर्जी मतलब कोई सिस्टम है आपके पास, तो सिस्टम के अंदर आंतरिक ऊर्जा, हिंदी माध्यम में अगर आप बात करें तो वहीं से क्लियर हो जाता है। कभी कभी हिंदी के शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। आंतरिक ऊर्जा। अब सवाल उठता है कि आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या है। मतलब अंदर जो समेटे हुए है तूफान, वो ऊर्जा। आइए समझे, लिखते हैं क्या होती है इंटरनल एनर्जी। तो आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़ी जो मैं लिखता हूं, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन लिखता हूं मैं। अभी आपने जिंदगी में वर्क नहीं समझा होगा, उसकी मैं बहुत टेक्निकल डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। ऑफ अ सिस्टम is defined as a sum of different energies associated with its atoms and molecules. ध्यान से पढ़िए। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है। कोई सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी आप डिफाइन कर रहे हैं, तो समेशन कर दीजिए उसकी डिफरेंट एनर्जीज का। कौन सी डिफरेंट एनर्जीज का समेशन करें। जितनी भी उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी भी एनर्जी, जितने प्रकार की एनर्जी, सब जोड़ डालिए, है ना। सब जोड़ डालिए। सब जोड़ डालने का क्या मतलब है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम आपने बनाया, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, बाइंडिंग एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपने कोई एटम लिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगला टॉपिक आएगा, इसके बाद वाला। इसके बाद शायद सॉलिड आएगा, फिर एटॉमिक आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं आप, यस। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एटम्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी विभिन्न टाइप है, देखिए ध्यान दीजिए। काइनेटिक एनर्जी भी विभिन्न मोशन की वजह से होती है। जैसे हो सकता है कि इस सिस्टम के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, ड्यू टू, थोड़ा अंदर घुसिए, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, यस, वो भी लेंगे। मान ली रोटेशन हो रहा हो, रोटेटरी मोशन लेंगे, फिजिक्स। वाइब्रेशन हो रहा तो वाइब्रेटरी मोशन भी लेंगे। जितने मोशन हो रहे हैं सबकी टोटल एनर्जी जोड़ेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर सब घुसा दीजिए, इन सबको ले लीजिए। मतलब कोई भी मोशन हो रहा हो उसके अंदर वजह से जो भी एनर्जी सब ले लीजिए। और कौन सी एनर्जी ले सकते हैं बताइए। कहने और कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वो भी ले लो, सब जोड़ डालो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी ले लो। कह रहे और बताओ, कह रहे सब बढ़िया, आप बताएं। नहीं, और एनर्जी पूछ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी ले लो, ठीक है। और ऐसी और कोई मिले, मान लो कोई छूट जाए, आप ढूंढ लें, जैसे भैया ने भी ढूंढा था वैसे, तो वो भी ले लीजिए, भैया का भी ले लीजिएगा, है ना। ये तो अजंता टूथपेस्ट मेरा हो गया और भैया का भी, ठीक है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, कुल ऊर्जा, उसे कुल आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन है देखिए। उसके अंदर आएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब काइनेटिक में भी विभिन्न प्रकार के सब इसके टुकड़े कर डालो, मान लो इसके भी टुकड़े कर दो। मान लो इसके अंदर घुस जाए आप, तो कौन कौन से जोड़ेंगे। कहने इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, यस। रोटेशन हो रहा है, यस। मान लो वाइब्रेशन हो रहा है, वो भी ले लो। मान लीजिए उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको मिलती है, वो भी ले लीजिए, छोटा ही लिख दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, वो भी ले लो। और कोई भैया ढूंढ ले तो वो भी ले लेना, डॉट 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 लगा, भैया के लिए स्कोप खुला हुआ है। टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा जब जोड़ लेंगे तो जो आंसर आएगा उसे कहा जाएगा कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी, बराबर। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इतना पॉइंट क्लियर सबको। अब टेक्निकल पॉइंट की तरफ हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, देखिएगा, सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा सही समय आने पे, अब सही समय आ चुका है। 14 नंबर स्लाइड पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। पहले तो पहला,
इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट। इंटरनल एनर्जी इज एन, दूसरा पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज अ इंग्लिश, यहां पे लगाएंगे कैसी प्रॉपर्टी होती है, मैंने पीछे आपको लिखा है वो सब कुछ, एक्सटेंसिव, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और कैसा फंक्शन होता है वो भी पीछे लिखा है, स्टेट फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, तो मैंने कहा ना कि दोस्त सब समझाऊंगा क्यों होता है ना, पीछे मैंने खुद ही बोला था, आ गया सही समय आ गया, वो घड़ी आ गई। एक और बात बोली थी मैंने, वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, वी कैनॉट मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, but we can measure या we can calculate the change, यानी कि डेल्टा E in the internal energy of the system। ठीक है, और ये करने के लिए भी ऐसा नहीं कि यूं ही हो जाएगा, इसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ, वो भी लिख देता हूं। देखिए नोट्स भी सिस्टमेटिक रहते हैं, कंसेप्ट भी सिस्टमेटिक रहते हैं, हर चीज में परफेक्शन मिलेगा आपको, राइटिंग, सुलेख, नोट्स, कंसेप्ट, मोक्ष, जे, सब कुछ, इसलिए मैंने कहा सब यहीं आएंगे, वो भी आते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखिए ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, उस पर चर्चा भी आगे होगी। फिलहाल पहले मुद्दे पे आइए, मैंने आपसे कहा था इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव क्यों है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए पीछे मैंने लिखा भी था, यहाँ पे मैंने आपको जब लिखा रहा था मैं बोल रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि ये चारों एक्सटेंसिव क्यों है ना। मैंने जब यहाँ लिखा था तो मैंने बोला था कि मैं समझाऊंगा भी कि ये चारों स्टेट फंक्शन क्यों है और ये चारों अनमेजरेबल क्यों है। तीन सवाल, तीनों का जवाब देने का वक्त आ चुका है। ई के लिए, किसके लिए? ई के लिए, क्योंकि हम अभी ई पढ़ रहे हैं, बाकियों का भी नंबर आएगा, जब इसका आ गया तो बाकियों का भी आएगा। चलिए पहला, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। ध्यान दीजिए ये अमाउंट पे डिपेंड क्यों करती है। तो आप कहोगे भाई साहब अगर आप देखिए सैंपल साइज चेंज करेंगे, है ना, मान लीजिए आपने सैंपल साइज पहले इतना लिया, फिर आपने इतना लिया, इसके अंदर भी एटम्स होंगे भाई, इसी में से मान लो सैंपल साइज छोटा कर लो, पहले इतना सैंपल साइज एनालाइज करो, फिर इतना करो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आप देखेंगे एटम्स होंगे, यहाँ भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, तो इन एटम्स के अंदर एनर्जी होगी, इन एटम्स के अंदर एनर्जी होगी। तो बताइए जब यहाँ पे ज्यादा बड़ा सैंपल आप लेंगे तो ज्यादा एटम्स होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, और जब यहाँ छोटा सैंपल लेंगे तो यहाँ छोटे मॉलिक्यूल, कम मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ 50 मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल, तो 50 मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे उसके अंदर पोटेंशियल, काइनेटिक, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, सारी एनर्जी जोड़ेंगे। तो बताइए अगर ज्यादा सैंपल में ज्यादा पार्टिकल हुए, मान लो इतने सारे पार्टिकल, पूरा ये इतना बड़ा सैंपल है, इतने सारे पार्टिकल है, तो उनके अंदर ज्यादा एनर्जीज होगी, उनका सम भी ज्यादा आएगा। और अगर आप 2 4 10 पार्टिकल ले लें उसमें से, तो उसका सम भी छोटा आएगा, क्योंकि उसमें कम एनर्जी है, कम एटम्स हैं। एटम्स ही कम कर देना, अगर एटम्स कम कर दें, मॉलिक्यूल्स कम कर दें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कम कर दें, तो भाई उसकी एनर्जीज भी तो कम हो जाएगी थोड़ी। तो इसका मतलब अगर आप छोटा सैंपल साइज लेते हैं, मैं कह रहा हूं सैंपल से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं छोटा सैंपल साइज लेता हूं तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी, आंतरिक ऊर्जा भी कम होगी, बड़े सैंपल में ज्यादा होगी। अगर आप 4 पार्टिकल लेते हैं, फिर आप 8 पार्टिकल लेते हैं, है ना, तो 8 पार्टिकल में ज्यादा होगी, 4 में कम होगी। इसका मतलब डिपेंड करती है, इसका मतलब एक्सटेंसिव है। कितने लोग ये फील समझ में आ गया पहली लाइन का? पहली लाइन क्लियर? सेकंड पे आइए, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन क्यों है, स्टेट पे क्यों डिपेंड करती है ना, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग वैल्यू क्यों होती है। तो आप कहेंगे साहब अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर स्टेट पे खड़ा हूं, है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट पे खड़ा हूं, तो उसके अंदर, इसके अंदर टोटल मैंने एनर्जी का सम देख लिया, है ना,
इसके अंदर मैंने टोटल एनर्जी का सम देख लिया। अच्छा एक बात बताइए मेरे को कि E1 की वैल्यू डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है? यस, E1 की वैल्यू डिफाइन है। जैसे मान लीजिए एक सैंपल है, उसके अंदर एनर्जी मान लीजिए E1 थी पहले, है ना? उसके अंदर एनर्जी कैसी थी? E1 थी। तो बताइए क्या E1 आप निकाल सकते हैं? नहीं, E1 निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते बताना? E1 क्यों नहीं निकाल सकते? कोई मुझसे पूछे भाई साहब E1 क्यों नहीं निकाल सकते, तो कहेंगे E1 इसलिए नहीं निकाल सकते आप। अच्छा E1 डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है? डिफाइन है। अच्छा मान लो मैं इसमें एक एक एटम के पास जाऊं, सपोज मैं जाता नहीं हूं हालांकि, लेकिन सपोज मैं जाता, मान लो मेरे पास इसके अंदर 50 एटम्स है, सबके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, पूछूं भाई साहब कितनी एनर्जी आपके पास, पोटेंशियल कितनी है, फिर दूसरे एटम के पास जाऊं, उससे भी सब पूछूं, पोटेंशियल बताओ, काइनेटिक बताओ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बताओ, न्यूक्लियर बताओ, ऐसे सारे एटम्स के पास जा जाके पूछूं अगर, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि नहीं? बताइए क्या ये इम्पॉसिबल है निकालना? मतलब E1 की वैल्यू होगी या नहीं होगी? चलो निकाल सकते नहीं निकाल सकते वो भी छोड़ दो, E1 की कोई वैल्यू होगी कि नहीं, ये मुद्दा बताइए, यस और नो। E1 की कुछ वैल्यू होगी कि नहीं? होगी। इतना सबको समझ में आता है भाई, एटम से तो कोई एनर्जी होगी ना, 1-2 जूल में, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी ना। आप एक एटम पकड़ लीजिए, उनके अंदर ये कुछ एनर्जी, कुछ वैल्यू तो होगी ना इनकी, तो ये सब फिल अगर निकालना कोई आपको दे दिला के, लो भैया ये इसकी वैल्यू, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, इस एटम की, ये अगले एटम की, ये अगले की, ला के दे दूं मैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। मतलब वैल्यू है या नहीं है? आप निकाल पा रहे हो वो अलग कहानी है, वैल्यू है या नहीं है? वैल्यू है। मतलब E1 की वैल्यू है या नहीं? मतलब E1 की वैल्यू फाइनाइट है या नहीं? पहला मुद्दा ये, फाइनाइट है, यस। लेकिन आप निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? अच्छा फाइनाइट है तो बताइए स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन है? फाइनाइट है तो स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन है। लेकिन हम माइक्रो लेवल पे काम नहीं करते, ध्यान दीजिए, हम माइक्रो लेवल पे काम नहीं करते, इसलिए निकाल नहीं सकते। क्यों माइक्रो लेवल पे क्यों नहीं काम कर सकते आप? माइक्रो लेवल पे आप क्यों नहीं काम कर सकते? क्योंकि आप एक एक एटम के पास जाके पूछोगे भाई साहब आपकी काइनेटिक कितनी है, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आपकी रोटेशनल कितनी है, सब पूछोगे जाके उससे। एक एक से पूछोगे तो मतलब एक की अगर एक भी छूट गई, किसी एक की कोई भी एक छूट गई, तो ये आंसर गलत आ जाएगा। मतलब ये अनमेजरेबल है। अनमेजरेबल का मतलब समझ रहे हैं? आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं। मेजर नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं कहेंगे ये डिफाइन नहीं है, डिफाइंड है। तो आपसे कोई पूछे बताइए डिफाइंड है, कह रहे हाँ ये डिफाइंड है, कह रहे मेजरेबल है, कह रहे अनमेजरेबल है। लैंग्वेज समझिए जरा क्या कवि कह रहा है। डिफाइंड है, कह रहे हाँ डिफाइंड है, यस। डिफाइंड है इसीलिए तो स्टेट फंक्शन है। मेजरेबल नहीं है इसीलिए तो मेजर नहीं कर पा रहे हैं। थर्मो की लड़ाई है मेरे दोस्त एटॉमिक से, थर्मो की लड़ाई है एटॉमिक से, समझ पा रहे हैं? वो माइक्रो लेवल पे काम ही नहीं करती, एक एक पार्टिकल से थोड़ी बात करती है, वो ओवरऑल बल्क में डील करती है। वो कहती है पूरे सिस्टम की क्या इंटरनल एनर्जी, आपने कहा E1, कहने डिफाइन है, कहने हाँ डिफाइन है, कहने मेजरेबल है, नहीं मेजरेबल है, क्योंकि एक एक से पूछ नहीं सकते। मेजरेबल नहीं है इसलिए बोला है कि वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। डिफाइन है इसलिए बोलना स्टेट फंक्शन है। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए एक साथ? बताइए डिफाइंड है इसलिए क्या बोलना स्टेट फंक्शन है। मेजरेबल नहीं है क्योंकि एक एक से डील नहीं कर सकते, माइक्रो लेवल पे आप खेलते नहीं, इसलिए मेजरेबल नहीं है, इसलिए ओवरऑल सिस्टम की काउंट करते हैं। कितना कंसेप्ट फील आ रहा है कंसेप्ट का? फिर बताइए मैं कहूंगा कि चेंज कैसे निकालोगे? फिर अच्छा चेंज कैसे निकालोगे? मान लीजिए इसका E1 एनर्जी थी, मैंने इसको 40 जूल ला के दे दी कहीं से, मान लीजिए मैंने इसको 40 जूल ला के कहीं से दे दी, हीट प्रोवाइड कर दी इसको, तो बताइए अब कितनी होगी? E1 प्लस 40 हो गई, यानी कि अब E2 हो गई। अब कितनी हो गई? E2। बताइए क्या आप E2 निकाल सकते हैं? नहीं। जब E1 नहीं निकाल सकते तो E2 कैसे निकालोगे? E1 नहीं निकाल सकते तो E2 कैसे निकालोगे? लेकिन क्या कर सकते हैं? E2 E1 का चेंज निकाल सकते हैं। हेलो, जब E1 नहीं निकाल सकते, E1 निकाल नहीं सकते, डिफाइन है हाँ, E2 डिफाइन है हाँ, मेजरेबल है नहीं, मेजरेबल है नहीं, क्योंकि एक एक पार्टिकल से डील नहीं कर पाते। जब आप E1 नहीं निकाल पा रहे हो तो E1 में 40 जोड़ करके E2 कैसे निकालोगे? E2 डिफाइन है हाँ, मेजरेबल है नहीं। क्या E2 E1 का चेंज डिफाइन है? हाँ, मेजरेबल है, यस। मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़िए। क्या बोला मैंने? फिर सुन लीजिए ध्यान से। E1 डिफाइन है, यस। मेजरेबल है नहीं। E2 डिफाइन है, यस। मेजरेबल है नहीं। E2 माइनस E1 डिफाइन है, यस। मेजरेबल है, यस। तो बताइए क्या मेजरेबल कर सकते हैं? क्या आप डेल्टा ही निकाल सकते हैं? डेल्टा ही कैसे मेजरेबल करेंगे? 40 आ गया, देखो डेल्टा ही 40 आ गया। कैसे मेजर किया? मैंने कहा मेरे दोस्त 40 की हीट आई है, 40 की हीट आई है, तो बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लूंगा। बताइए सिस्टम था, इसको 40 की जूल की हीट आपने कहीं से दी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताएगा, वो बही खाता रखता है। फर्स्ट लॉ का काम ही है बही खाता रखना, कि बताओ कहां से एनर्जी आई, कहां को गई, तो फर्स्ट लॉ बता देगा भैया कहीं से हीट इसको मिली है, खैर कितनी मिली है? 40, यानी कि 40 का अंतर आया, खत्म। वर्क वगैरह किया नहीं इसने। समझ में आ रही बात?
फिर सुन लीजिए ध्यान से, मैं आखिरी में क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं E1 की वैल्यू डिफाइन है, यस, इसीलिए स्टेट फंक्शन है, यस। E2 की वैल्यू डिफाइन है, यस, इसीलिए स्टेट फंक्शन है, यस। E1 और E2 की वैल्यू मेजरेबल है, नो, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते। लेकिन चेंज E2 E1 का डिफाइन भी है और मेजरेबल भी है, इसलिए निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम कहीं से जब एनर्जी का लेन देन करेगा तो मेरे दोस्त फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, वो कहेगा तुमने एनर्जी ली है, कह रहा हाँ, ये एनर्जी दी है, कहेगा हाँ, कितने की, 40 की ली है, तो 40 का अंतर आएगा पॉजिटिव में, 40 की दी है तो 40 का अंतर आएगा नेगेटिव में, यानी कि जो चेंज है वो निकाल देगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फील आ गया तो एक बार तोड़िए जाते जाते। फील आ गया तो आप मतलब लिखा तो करिए, पता तो चले कि आप मतलब समझदार लोगों से मैं बातें कर रहा हूं, नहीं तो जिंदगी तो कट ही रही है ना। मैं ये सब पॉइंट आप कहीं पढ़िए, कहीं भी इधर उधर यही सब पॉइंट ऐसे लिखवा दिए करें, और अंडरलाइन करें, इंटरनल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन, कहेंगे बेटा सुरेश तुम खड़े हो जाओ, और सुरेश आज इमला पढ़ेगा, इमला पढ़ रहे हैं बैठ के, वो पढ़ रहा है, पढ़ो इंटरनल एनर्जी बारे में 4 सेंटेंस पढ़ो सुरेश। अब सुरेश पढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम चेंज निकाल सकते हैं। चलिए खत्म हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। क्या चल रहा है भैया, इतिहास पढ़ रहे हो क्या, क्या चल रहा है? कह गुरु जी ने किताब पढ़ने के लिए कहा था, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, बाद में तुम्हें कोई नहीं पढ़ेगा। क्लियर? कंसेप्ट समझ पा, इसीलिए मैं एक एक चीज लिखता हूं, लिख के समझाता हूं। तो ये मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं रोक रहा हूं क्योंकि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब लॉज। लॉज, अब लॉज पढ़ने के लिए अलग से डील कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम लोग जीरो लॉस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ की तरफ चलेंगे और ये सब आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। अगर आपको सेशन में जोरदार लगा, मजा आया, तो हर तरफ इसको फैलाइए। जहां पे आप हेयर्स डेडिकेट करते हैं वहां अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। अगला लेक्चर होगा थर्मोडी का, लेक्चर नंबर 3। उसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन, हीट, इन सबको बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, उनके सवाल लगाएंगे। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन टाइम में कुछ ऐसी खास बात लिखी है? सर आपकी बायन अकेडमी पे जे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हाँ सर, टी कॉफी स्नैप, भाई साहब क्या क्या बेचते हैं लोग। एक पूछा मेजर क्यों नहीं कर पा रहे, वैल्यू को समझ में आ गया भैया जिसने पूछा था? हेलो, जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया मेजर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसी ने पूछा है सवाल? तो मैं सब बता देता हूं, आप बस सुनते। देखिए आपके मन में अगर कोई भी सवाल आ रहा है तो मेरे लेक्चर के अंत का इंतजार किया करिए। जब मैं खत्म होऊंगा, यकीन मानिए, उसके बाद आप उसके अंदर आप कई बार खत्म हो जाएंगे। सर आप कानपुर से, हाँ सच बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं खत्म होऊंगा यकीन मानिए उसके बीच में आप कई बार खत्म हो जाएंगे, कई बार, सो मेनी टाइम्स। तो आप बस इंतजार किया करिए। ग्रुप का लिंक है मेरे दोस्त @JStarAchiever। तो बस एकदम अच्छे भक्त की तरह आइए और हाथ जोड़ के एकदम प्रवचन का आनंद लीजिए, मोक्ष मिल जाएगा अंत में आपको। मैंने कहा ना, जब मैं खत्म होऊंगा उसके पहले आप कई बार खत्म हो जाएंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे से भी भावुक मत होइएगा बिल्कुल। इसमें 8 गियर, अरे इसमें नहीं है भाई, इसमें नहीं 8 गियर है, इसमें 8 गियर है। इसमें तो 4 ही 5 होते हैं, इसमें 8 है, इसमें 4 ही है, ये 4 ये 8। ये क्या लिख रहा है भाई साहब, ये जहरीला दिया है। सर जी तब्बू में सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा, उसको तेजा या तात्या बिच्छू करो। अरे भाई, चलो नमस्कार जय, मेरी क्लास है भैया अभी।
ठीक है। नमस्कार। इंपॉर्टेंट दो बातें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं सब लोग भी ये लो प्रोफाइल फॉलो कर लेना। अगर कोई नया जुड़ा है यहाँ पे ग्रुप में, है ना, यहाँ कोई भी नया जुड़ा तो सबसे नंबर एक काम करना है, आपको प्रोफाइल फॉलो करना है, जिससे आपको सारी अपडेट वगैरह मिले, है ना। तो ये प्रोफाइल तुरंत फॉलो कर लीजिए अगर अभी आपने फॉलो नहीं किया तो। नंबर एक बात। दूसरा, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग सबके सब ग्रुप में ज्वाइन होने चाहिए @JStyleAchiever टेलीग्राम पे। ये प्रोफाइल तुरंत फॉलो कर लीजिए। नंबर वन काम करना है, नंबर वन को फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करना बहुत आसान होगा, एकदम टॉप पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर बना रहा हूँ, जिससे आप आसानी से फॉलो कर पाए। नीचे नहीं तो दिक्कत होती है, बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। तो ये सब मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आपको @JStyleAchiever ज्वाइन कर लेना है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पे तुरंत, सभी को जाते ही टेलीग्राम पे सर्च करिए JStyleAchiever, ठीक है। ये सब बदल गया तो अचानक से आपको बदलाव दिखे तो घबराइएगा मत, ये सब बहुत तेजी से बदलता रहता है, ठीक है। नमस्कार, जय भारत।